चलिए तो एक बार फिर से ना वंस अगेन है ना, क्योंकि टी हाँ, मैं बराबर से जब आप टीआर 3 में थे तो बराबर से देखते मैं रामचरितमानस के श्लोक सब बोलते रहता हूँ आप लोगों के साथ। और मैंने बोला था कि होई है सो ही जो राम ऋषि राखा, का करे तर्क बड़ा वही शाखा, है ना। मतलब जो होना है वो तो निश्चित है, हम लोग मानव है तो हमारा काम है अपना कर्म करना। पूरा फरवरी है ना, युद्ध स्तर पर आप भी चले थे और हम लोग भी चले थे, है ना। पूरे मतलब वो वॉर था आपके लिए भी और हम लोगों के लिए भी, हमारी मैनेजमेंट टीम के लिए भी, है ना। कि मैं किस तरीके से 1 महीने के अंदर में सारी चीजें को करनी है। और बहुत हद तक हम लोगों ने किया, बहुत हद तक किया हम लोगों ने 1 महीने के अंदर में सभी चीजों को हम लोगों ने लगभग कंप्लीट किया, है ना। बहुत, जबकि महीना भी फरवरी का, जिसमें आपको 30 दिन नहीं मिलने वाला था, जिसमें आपको 31 नहीं मिलने वाला था, वो लक बाई चांस था कि इस वर्ष लिप ईयर है और हमें 29 दिन मिला, है ना। ये लिप ईयर की वजह से मिल गया, अन्यथा वो भी नहीं मिलता, है ना। तो चलिए, ऑनलाइन वाले भी सब लोग जुड़ गए हैं। पिंटू कुमार राधे राधे सर जी, चलिए कृष्णा कृष्णा, है ना। आ जाइए। तो अब चूंकि क्या है कि अब जो आप लोग का टीआर 3 है ना, और टीआर 4, ठीक है। तो अब जैसे कि जो डेट अनाउंस हुआ है टीआर 3 के लिए कि 5 से 15 जून, और टीआर 4 पहले से ही प्रस्तावित है अगस्त, है ना, कि अगस्त में होगा। तो अब जब चूंकि पहले इसका डेट आ गया है तो अब संभवतः मान चलिए कि अगस्त में ही टीआर 4 होगा, है ना। क्योंकि टलने का तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है ना। तो इसलिए सरकार टालेगी नहीं एग्जाम को, सरकार अपने समय समय पर प्रयास करेगी कि वो एग्जाम को ले, ठीक है। इसलिए ठीक तरीके से खुद को फिर से एक बार प्रिपेयर करना है, और टाइम थोड़ा और आपको मिल गया है एक्स्ट्रा। टीआर 4 वाले जो पहले से थे डेडिकेटेड, उनके लिए तो फिक्स है कि भाई वही वाला सीन है ना। लेकिन टीआर 3 के लिए जो आप हैं, तो पहले से बहुत सारी चीज आप लोगों ने पढ़ा है, और फिर अभी 3 महीने का टाइम आपको मिला है। तो पहला चीज तो जो हाँ, अब तो अप्रैल आ गया ना, तो मई है और मई के बाद जून ही है। तो पहला चीज तो ये कि आपको जो पहले जो लोग कुछ पढ़े हुए हैं उनको मतलब बहुत सुरक्षात्मक अप्रोच पे नहीं जाना है, डिफेंसिव मोड में नहीं जाना है ना। डिफेंसिव मोड मतलब कि हम तो पढ़े ही हैं, है ना, तो हमारा तो हो ही जाएगा, इस तरह का होता है ना कभी कि भाई हो जाएगा। तो अपनी कमियों को देखना है कि कहां कहां पर कमी रह गई, है ना, किन किन जगहों पर हम कमी रह गई, और कहां कहां पर हमारा रिवीजन का लैक है, कहां कहां पे हम चीजों को ठीक तरीके से रिवाइज नहीं कर पाए। तो अपने रिवीजन को देखते हुए इस पूरे प्रोसेस को आपको करना है, ठीक है, ताकि आपका ठीक तरीके से रिवीजन भी हो जाए, है ना। कुछ लोग जो एकदम नए हैं, है ना, जैसे कि आप लोग का फर्स्ट क्लास एकदम अभी, क्या नाम हुआ, आयशा, क्या है आयशा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। ये आप लोगों के साथ में नहीं कर पाया था क्योंकि आप लोग बहुत बल्क में रहते हैं, तो बल्क के साथ में सोचता हूं, मैंने वैसे भी पीएससी वालों के साथ में 1-to-1 इंट्रो करता हूं, है ना। लेकिन अब आप लोग इतना रहते हैं कि भाई अब सबसे अगर इंट्रो है तो पता चला ये वो क्लास इंट्रो में चल जाएगा, है ना। तो 2-4 लोग नए रहते हैं तो इंट्रो करना आसान रहता है हमारे लिए, है ना, तो मैं कर लेता हूँ। ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, ठीक। ग्रेजुएशन किस विषय से है आपका, कॉमर्स है। आप क्या नाम हुआ, पूजा, क्या है पूजा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन प्लस बीए, क्या है ऑनर्स पेपर, कॉमर्स है। आपका डीएलएड है, ग्रेजुएशन हो चुका होगा, नहीं हुआ है, कर रही हैं अभी, क्या है विषय, क्या है ऑनर्स पेपर, ऑनर्स पेपर ग्रेजुएशन में आपका क्या है, किया ही नहीं है, 12 पे से सीधे आप कर रहे हैं, चलिए ठीक है। बाकी आपका भी फर्स्ट क्लास है आई थिंक, हाँ, क्या नाम हुआ, वीर कुमार, विकी कुमार, क्या है विकी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन
ग्रेजुएशन किस विषय से किए हैं आप? मैथ से किए, ठीक है। आप लोग का भी तो, हाँ बैठ जाइए, कह रहा हूँ आपका, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बीएड है, नाम क्या है? रीना कुमारी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी की होंगी, किस विषय से की हैं? हिस्ट्री से, ठीक, बैठ जाइए। आप? ज्योति, क्या ज्योति एकेडमिक क्वालिफिकेशन? हाँ, ग्रेजुएशन कर रही हैं कि नहीं किया आपने? कौन सा विषय है? जूलॉजी ऑनर्स, ठीक है। सलोनी, योगिता, योगिता क्या है एकेडमिक क्वालिफिकेशन? हो रहा है, क्या विषय है? जूलॉजी ऑनर्स, ठीक है। आप? शिवानी, क्या है शिवानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन थर्ड ईयर, किस विषय के साथ? इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है। बाकी सब लोग तो पूर्व परिचित ही हैं जी, ना? अब तो कोई नया चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ, आप पीछे, क्या नाम हुआ जी? गौतम, क्या है गौतम एकेडमिक क्वालिफिकेशन? डीएलएड हो चुका है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किस विषय के साथ? हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक, बैठ जाइए। चलिए, तो चूंकि सब लोग, बाकी आप लोग भी ऑनर्स सब लोग कर ही लिए होंगे, है ना? तो अपना आज का ऑनर्स से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऑनर्स का मतलब क्या होता है जी? ऑनर्स का मतलब, आप अपने विषय में ऑनर्स कर रहे हैं, तो ऑनर्स का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए कि ऑनर्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑनर्स का शाब्दिक अर्थ, मीनिंग है? प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। अब ऑनर्स तो कर ही रहे हैं ना, या कर लिए हैं, तो मतलब तो पता होना चाहिए कि भाई ऑनर्स जब कर लिए हैं, है ना, तो वो क्या है और क्या होता है ऑनर्स। कुछ लोग संशय में है कि पता नहीं क्या होता होगा। हम तो कर लिए, बस अपनों को क्या फर्क पड़ता है, कुछ होता होगा है? हम कर लिए, अपने पास डिग्री है ना। ऑनर्स का बिल्कुल मतलब होता है प्रतिष्ठा, है ना। ऑनर्स का मतलब होता है प्रतिष्ठा। इंग्लिश में हम लोग ऑनर्स लिखते हैं, हिंदी में प्रतिष्ठा। जब आप अपना ग्रेजुएशन का कॉपी लिख रहे होंगे और अगर आपका मीडियम हिंदी रहा होगा तो आप जरूर लिखते होंगे वहां पे अपना विषय लिखने के साथ वहां पर लिखते होते हैं प्रतिष्ठा। स्नातक ग्रेजुएशन को कहते हैं, है ना। ग्रेजुएशन मतलब कि आपकी कक्षा हो गई, है ना, आपका क्लास आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। बाकी ऑनर्स का मतलब हुआ प्रतिष्ठा। जो 3 वर्ष आप पढ़ते हैं वो आप अपने विषय में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसलिए आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप 3 वर्ष जिस विषय को दे रहे हैं वो विषय चूंकि आपका प्रतिष्ठा है, तो उस विषय में आपके प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आना चाहिए। माने बाकी विषय में तो चाहे जो हो थोड़ा कम बेस चलता है, लेकिन यदि किसी विषय से आपने ऑनर्स कर रखा है, अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं, तो ये आपकी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस विषय के साथ जस्टिस करें, न्याय करें, और उस विषय पे आपकी समझ ठीक ठाक हो ना। तब आप खुद से कह पाएंगे कि आप ऑनर्स किए हैं, है ना। मतलब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब अंदर अंदर आप समझेंगे कि सही में प्रतिष्ठा बचा हुआ है कि प्रतिष्ठा खतरे में, है ना। कि ऐसा ना हो कि प्रतिष्ठा खतरा में हो जाए, है ना। तो खैर, अगर ऐसा लग रहा हो कि प्रतिष्ठा खतरा में पड़ सकता है कभी, तो जरूर प्रयास करें कि अपने ऑनर्स के पेपर को अपने खाली समय में पढ़ ले, क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। और ऐसे भी आप चूंकि शिक्षक बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपका अपना विषय तो कम से कम मजबूत होना ही चाहिए, और उस विषय में किसी तरह की कोई आपके ऊपर ये ना हो। उस विषय से कर कोई आपसे पूछे, है ना। अब से अभी आईपीएल में देख रहा, अभी एक खिलाड़ी बड़ा चल रहा है शिवम दुबे, है ना। वो जब आ जाता है तो अपोजिशन टीम जानबूझ के एकदम रणनीति बनाती है कि हमको स्पिनर लगाना ही नहीं है, क्योंकि अगर स्पिनर लगा दिए तो इतना छक्का मारेगा, इतना छक्का मारेगा कि हालत खराब हो जाएगा। कल मैच था मुंबई के साथ, जब तक वो आदमी खेलता रहा स्पिनर आया ही नहीं डर से। ये होती है प्रतिष्ठा। अगर मेरा ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है
तो हिस्ट्री में तो कोई भाई नहीं आएगा समझ, या मेरा पॉलिटिकल साइंस है या मेरा कुछ भी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ भी अगर मेरा ऑनर्स है तो उस ऑनर्स में तो मेरे से आगे कोई नहीं निकल सकता है। ये आपको अपने अंदर में डेवलप करना चाहिए, है ना, जिससे कि भविष्य में भी आपको इसका फायदा होगा और आके आपके एकेडमिक लाइफ में भी उसका फायदा होगा, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपका भी आई थिंक फर्स्ट क्लास है जी, पीछे आपका करते थे पहले, हाँ? पुराना है, एकदम पीछे रहते थे का जी, हाँ? लेट से आते थे, 2 बजे आते थे, इसलिए नहीं चेहरा तो घंटी बजता था। हाँ जी, हाँ जी, चलिए कोई नहीं। तो अब देखिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अब ये एग्जाम तो आपका कैंसिल हो गया है ना, जो लोग 1 to 5 वाले और 6 to 8 वाले दिए थे, ठीक है, जिसमें 1 to 5 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था 1 से 5 वालों के लिए, मैंने उसमें भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि आप जो क्लास नोट्स है, मैंने 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया था, पॉलिटी और हिस्ट्री, और वो आपके क्लास नोट्स के बेसिस पे अगर आप 1 to 5 के देखें तो पॉलिटी तो एकदम सीधे सीधे था, पॉलिटी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत टफ पूछा नहीं था, जो भी 1 to 5 वाले थे एकदम अच्छा से आसानी से बनाए होंगे, है ना, टू बी वेरी ट्रूथ एंड जस्टिस, मतलब जस्टिसफुली मैं बोल रहा हूं, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए आपको मानना है। अगर आप अपने नोट्स को खोलेंगे और आप TR3 के 1 to 5 के क्वेश्चन को देखेंगे तो पॉलिटी सीधे सीधे आपके क्लास से पूछा गया है। बावजूद अगर कोई गलती किया है तो ये गलती आपकी अपनी रिवीजन की गलती है, आप रिवीजन नहीं किए होंगे जिसके वजह से आपने किया है। हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो जो मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जितने क्रांतिकारी आंदोलन आपको पढ़ाए गए थे सीधे वहां से सवाल पूछा गया था। मैंने खुद बहुत कम टाइम में आपको पढ़ाया गया था, और आप अगर उस पेपर को और अपने क्लास नोट्स को उठा के देखेंगे तो वहां से सवाल आपके सीधे सीधे थे, आपके नोट्स से, क्लास नोट्स से। मैं हमेशा आपको कहता था कि क्लास नोट्स जो है आप उसको जरूर पढ़िए और साथ में एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी कुछ भी मत पढ़िए। तो एक बार आप आज फिर भी मैं वही कहूंगा, नहीं कि दोबारा कुछ स्टेटमेंट बदलेगा, कि जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा वो क्लास नोट्स और इसके साथ एनसीईआरटी, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा से ज्यादा बार, जितना बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जितना बार आप क्लास नोट्स पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन की श्योरिटी होगी। और आप जितना कम बार पढ़ेंगे, जितना कम रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिजेक्ट होने का संभावना रहेगा। बहुत बार दिक्कत क्या होता है, देखिए, एक तो विद्यार्थी के ऊपर भी, स्तर पे भी, और हमारे संस्थान के स्तर पे भी, मतलब तमाम जो संस्थान है सबके स्तर पे भी, विद्यार्थी के स्तर पे क्या होता है कि विद्यार्थी जब अनसक्सेसफुल हो जाता है, मतलब जब वो पेपर सही नहीं कर पाता है, तो उसे लगता है कि संस्थान के द्वारा उसके साथ जस्टिस नहीं किया गया, ठीक से नहीं पढ़ाया गया, या मटेरियल्स कंटेंट्स उसको नहीं मिले। संस्थान की दिक्कत क्या होती है कि हमने 200 पढ़ाए, है ना, 160 फेल कर गए, 40 पास कर गए, हमने 40 का नाम बैनर पे डाल दिया, आवर सक्सेस स्टूडेंट। अनुपात में डाल देते 160 में 40, तो हमारी भी रियलिटी सामने आ जाती कि व्हाट आई एम, है ना। और विद्यार्थी का स्तर पे क्या है कि वो दूसरे पर अपनी असफलता का श्रेय जो है ना, सफलता का श्रेय हम खुद लेते हैं, असफलता का श्रेय हम चाहते हैं कि किसी को दे दे, क्योंकि खुद पे लेना बड़ा मुश्किल होता है। कोई नहीं कहेगा कि हम असफल अपने वजह से हैं, कोई नहीं कह सकता, बहुत कम लोग हैं। और जो ये स्वीकार कर लिया कि मेरी असफलता मेरे गलतियों की वजह से है, वो जीवन में कभी असफल नहीं रहेगा, वो हमेशा सही रहेगा, क्योंकि वो फिर वो अपनी गलतियों को छांट लेगा, उस पर काम करेगा। और जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आपने गलती किया है, तब तक आप अपने अंदर में सुधार ही नहीं करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, कंपलसरी है कि आप अपने स्तर पे भी यह स्वीकार करें कि आप मेहनत करने में कमी करते हैं, आप रिवीजन ठीक से नहीं करते हैं, आप एनसीईआरटी को ईमानदारी से नहीं पढ़ते हैं। ये आप ही जानते होंगे, आपकी आत्मा जानती होगी। और जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनका रिजल्ट होने से भी कोई रोक नहीं सकता। ये भी, इसका भी दावा है। जो कर रहे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। आज जो नहीं कर रहे हैं वो केवल अगर ये सोचेंगे कि आ करके क्लास करके चल जाएंगे,
क्लास में कोई जीवन घुट्टी पिला दिया जाएगा जिससे कि रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा घुट्टी कोई नहीं है यहां पर, ऐसा घुट्टी यहां पर कुछ भी नहीं है, और ऐसा घुट्टी किसी के भी पास नहीं है। अगर आपको कहता भी है कि हम 200% सिलेक्शन दिला देंगे तो उसको झूठ बोलता है। कोई भी कहता है तो कोई किसी का सिलेक्शन नहीं दिलाता है। ये मैं पहले ही जो बहुत ईमानदारी वाली बात है वो मैं आपके साथ कर रहा हूं, है ना। ये तो कहने के तो मैं भी कह ही सकता हूं, एकदम यहीं से पढ़ के सिलेक्शन होगा, होता है ना। आजकल तो गाड़ी घूमती है रोड पर, यहीं से यही दिया है यही देगा, पगला। सिलेक्शन अपना विद्यार्थी स्वयं लेता है, स्टूडेंट अपना सिलेक्शन स्वयं लेता है। टू बी वेरी ट्रूथ, इंस्टीट्यूशन की भूमिका यह होगी कि वो आपको सही डायरेक्शन बताएगा, और उस डायरेक्शन में चलना आप ही को पड़ेगा। मतलब आप लालटेन की वो बत्ती हैं जो हमेशा जल करके प्रकाश फैलाता है, और संस्थान उसमें उस मिट्टी का तेल का काम करता है जो उसको एनर्जी देता है। तो हम बस आपको आपके सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, बाकी उस एनर्जी को लेकर के आपको सो जा रहा है कि उस एनर्जी को लेकर के आपको धूम मचा देना है, इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या समझते हैं, आपकी क्या उत्तरदायित्व बनता है, आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है। तो इसलिए अभी आपके पास जो भी टीआर 3 वालों के लिए जो भी 1.5 मंथ का जो लगभग टाइम बच रहा है, और टीआर 4 वालों के लिए जो समय बच रहा है, तो अपने समय को ठीक से प्रबंधित करें, मतलब कि मैनेजमेंट करें टाइमिंग को, और मैनेजमेंट करके तैयारी करें, तीतर बीतर तरीका से नहीं। आपके पास पूरे 1.5 महीने का शेड्यूल होना चाहिए। पूरे आपके पास जो टीआर 4 देने वाले हैं उनके पास 3 महीने का शेड्यूल होना चाहिए कि हम 3 महीने में क्या क्या करने वाले हैं, और हम 1.5 महीने में क्या क्या करने वाले हैं। और बहुत से लोग होंगे जिनको टीआर 3 देना, वो टीआर 4 भी देंगे। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे, है ना, जिनके पास ये भी एलिजिबिलिटी होगी कि मैं टीआर 3 भी दे सकता हूं और टीआर 4 भी दे सकता हूं। तो इस तरीके से, लेकिन अगर टीआर 3 दे रहे हैं तो तैयारी इसी तरीके से करनी है कि आप टीआर 3 में ही रिजल्ट ले लें, टीआर 4 जाने की आपकी आवश्यकता न पड़े। टीआर 4 में नए लोग जो हैं, जो टीआर 3 में नहीं है, वो टीआर 4 में जाए, उनका वहां पर सिलेक्शन हो, और टीआर 3 वाले जो है वो टीआर 3 में ही पास कर जाए। तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ये जो सिलेक्शन है ये आपके जीवन का एक रण है। रण यानी कि युद्ध है, एक बैटल है कि नहीं। बहुत बड़ा बैटल है आपके जीवन का। गवर्नमेंट जब है ना, तो युद्ध जीतने के लिए एक योद्धा को अपना पूरा आत्मबल लगाना पड़ता है, पूरा फोर्स लगाना पड़ता है, पूरा बल लगाना पड़ता है ना, जिसमें कि आप से बहुत से लोग लगाते हैं। मैं देख रहा हूं लगातार पिछले कुछ दिनों से, जो लगातार आप लोग आके यहाँ पे बैठे रहते हैं, दिन दिन भर पढ़ते हैं, है ना। तो ये नहीं समझें कि आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। एक नेचर है, एक प्रकृति है जो आपके मेहनत को देख रही है, और जो मेहनत करता है, जो लेबर करता है, उसका रिजल्ट होता ही होता है ना, और उसको कुछ ना कुछ बेहतर करता है। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी मजदूरी किए हैं तो आपको वेतन मिलेगा, ड्यूटी किए तो पैसा मिलेगा, प्रकृति का नियम है। बिना ड्यूटी किए हुए पैसा नहीं मिलेगा, प्रकृति का नियम है। तो आप निस्वार्थ भाव से लगातार पढ़ रहे हैं, दिन दिन भर बैठ करके पढ़ रहे हैं, किताबों के साथ अपने आप को झोंक दिए हैं, तो बिल्कुल भी इस डिप्रेशन में नहीं जाना है, निगेटिव नहीं होना है कि इतना मेहनत कर रहे हैं तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बहुत बार होता है जब हम लगातार अपना दिन दिन भर देते हैं। माने दुनिया में बहुत सारा चीज चल रहा है ना, अभी छठ पूजा गया, नवरात्र चल रहा है चैत्र का, तमाम फेस्टिवल्स हैं, गांव परिवार में आस पड़ोस में शादी ब्याह का भी माहौल है ना। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप अपनी दुनिया किताब को बना लिए। तो ऐसे में आपको डर लगता है, एज ए स्टूडेंट आपको लगता है कि इतना जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, पता नहीं बदले में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लगता है ना, लगता है, सबको लगता है। जो भी ईमानदारी से मेहनत करता है सबको लगता है। आज जो नहीं कर रहा है उसको नहीं लगेगा, जो नहीं करता है उसको नहीं लगेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। भले एक आध दिन 2 दिन सुख मना लेगा, लेकिन उसको रोज रोज डर नहीं लगेगा। रोज रोज डर उसी को लगेगा जो ईमानदारी से पढ़ रहा होगा, क्योंकि वो रोज रोज अपना टाइम दे रहा है, रोज रोज वो अपना समय दे रहा है, बहुत सारा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उसकी जो इंटरनल सोल है उसको डराती है
कि तुम बाहर का एंजॉयमेंट छोड़ करके अपने अंदर के युद्ध से लड़ रहे हो, इसका क्या तुमको फायदा होगा। लेकिन यकीन करें कि जो भी इस युद्ध को इस तरह से लड़ता है, अंततोगत्वा उसको इसका फायदा होता है। और टीचर वैकेंसी की तो ये मानता हूं कि सबसे अच्छी और बेहतरीन बात यह है कि एकदम सामने दिखता है, धर लेना है बस, सामने दिख रहा है। मतलब ये तो कहिए कि अभी लक बाई चांस पेपर के संबंध में जो कुछ गलतियां हुई हैं, जो कि ठीक नहीं हुआ है, गवर्नमेंट का स्तर पे जो फेलियरनेस है या कमीशन का स्तर पे जो फेलियरनेस है, अन्यथा इससे पहले टीआर 1 टीआर 2 आपने देखा, मतलब 2 से 3 महीना के अंदर में सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिलता है जी, कहीं कोई देश नहीं देता है, कहीं किसी भी देश के अंदर में ये सिस्टम नहीं है, अपने स्टेट में और कहीं नहीं है, ये अपने यहां ऐसा हो रहा है। तो अभी भी अगर आप जून में ये करेंगे तो जुलाई तक आपका मैटर एकदम फिट हो जाएगा, मतलब जुलाई तक आप सरकारी, जुलाई लास्ट तक आप सरकारी टीचर रहेंगे। तो ये तो एकदम सामने दिख रहा है, मतलब युद्ध है और युद्ध का परिणाम सामने है कि आपको तुरंत मिल जाएगा बिना किसी संशय के। तो ऐसी स्थिति में जब सारा चीज आपके सामने एकदम क्लियर दिख रहा है, तो आपको बस उसको पकड़ लेना है। इसको पकड़ने के लिए यही 2-3 महीना है, टीआर 3 वालों के लिए 1.5 महीना और 3 महीने के अप्रोक्स में आपका टीआर 4 वालों के लिए। तो यही 2-3 महीने में आपको खुद को ये समझा लेना है कि हमको बाकी दुनिया से सेपरेट हो जाना है। अब बाकी दुनिया से सेपरेट होकर के पूरा टाइम अपने क्लास नोट्स और अपना एनसीईआरटी को देंगे। और स्ट्रेटजी के तौर पे आपको ये ध्यान रखना है, मैं 6 to 8 में जितने भी लोग इस बार थे या आगे हैं, तो आपको पता है कि 6 to 8 में ये हम लोग भी देख रहे थे कि जो सिलेबस है, जो 6 to 8 में क्लास 6, 7, 8 में जो पढ़ाना है, आप लोग शिक्षक बन के जब जाएंगे तो क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री है, क्लास 7 में मिडिवल हिस्ट्री है, क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री, 9, 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है, 11, 12 में आप जाएंगे तो इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों है। यहां पे हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा क्लास चलाया था, जिसमें 11, 12 के लोग और 9, 10th के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 6 to 8 वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं किए कि हमको क्यों, हमको थोड़ी ना वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा, हम क्यों पढ़े वर्ल्ड हिस्ट्री। अब भर भर के 6 to 8 वालों के वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा है ना, अब भर भर के। और आप देखिए जो सवाल पूछा गया था, 40 सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सेक्शन से, आप क्वेश्चन उठाइए और क्लास नोट जो वर्ल्ड हिस्ट्री का हम लोगों ने क्लास किया था उसको उठाइए, मैक्सिमम आंसर आपको मिलेंगे, मैक्सिमम। मैं 40 की 40 का दावा नहीं करता क्योंकि 40 के 40 नहीं थे, लेकिन आपको 30 तक डेफिनेटली मिलेगा। और अगर आप 40 में 30 सही कर देते तो हो गया काम आपका। वर्ल्ड हिस्ट्री आप पेपर उठा लीजिए और क्लास नोट्स उठा लीजिए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो रशियन रिवॉल्यूशन, जो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति रशिया के अंदर में, लेनिन की भूमिका, स्टालिन की भूमिका, ये सारी चीजें जो आपको पढ़ाई गई थी, है ना। इवन पॉलिटिकल साइंस में आ जाइए, पॉलिटिकल साइंस के अंदर में भी जो विचारकों से कुछ क्वेश्चंस थे, जो थिंकर से क्वेश्चन थे, सारा थिंकर मैंने आपको लिखाया था, पढ़ाया था, थिंकर्स के सारे इंपॉर्टेंट बुक लिखाए थे और सीधे सीधे बुक से सवाल था, किस बुक का राइटर कौन है। तो लेकिन 6 to 8 वाले उस क्लास को ठीक से नहीं किए थे, उसको किए कौन, 11, 12 वाले और 9, 10th वाले। 11, 12 वाले ज्यादा सक्रिय थे, 9, 10th वाले थोड़ा कर लेते हैं नहीं कर लेते वाले मूड में थे, लेकिन किए थे लोग, है ना। आज जो लोग नहीं किए, एक दिन किए और हमरा थोड़ा पूछते हो, अब पूरा जो है सो उपाय कर दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ दिया। इससे एक चीज आपको लर्न करना है कि बिहार शिक्षक का भी कोई निश्चित सिलेबस नहीं है, पूछने का वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो हिस्ट्री डाल दिया तो कुछ भी पूछेगा, अगर वो पॉलिटिकल साइंस डाल दिया तो फिर वो कुछ भी पूछेगा, है ना। हाँ, हिंदी का इतिहास पूछा हुआ था, हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ
तो मतलब देखिए, तो इससे क्या समझ में आता है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। हाँ, पागल हो जाना, बिल्कुल। जो चीज आपके सिलेबस में है वो सब चीज आपको पढ़ना है, क्योंकि नहीं पढ़िएगा तो कब कहां पर ही धोखा दे देगी ये आपको कोई नहीं जानता है ना, कोई भी आपको नहीं जानता है। इसलिए आपको क्या करना है, सब कुछ प्रयास करना है कि ठीक तरीके से आप पढ़ ले, रिवीजन करके जाएं, अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़े। माने अपना कोई नहीं, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया कि शिवम दुबे के लिए स्पिनर लोग नहीं लगा रहा था, तो आदमी बात समझ गया कि हमारा तो स्पिनर हमारा तो सब समझ गया कि इसका मजबूती क्या है, तो फास्टरो खेलने का प्रैक्टिस कर लिया। कल के मैच में वो 190 के स्ट्राइक रेट से फास्टरो को मारा है। बढ़िया खिलाड़ी यही होता है कि हम अपना वीकनेस नहीं छोड़ेंगे। हमको अगर समझ में आ रहा है कि ये मेरा वीकर पॉइंट्स है तो हम उसको भी मजबूत बना लेंगे, है ना। तो जहां जहां पर आपको लगता है कि यहां पर ये कमी रह गया, यहां पर रिफॉर्म की आवश्यकता है, यहां पर हम ठीक कर सकते हैं, वहां पर आपको ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम है और आप ठीक कर सकते हैं, तो उसको आपको ठीक कर लेना चाहिए। क्योंकि ठीक करके जाएंगे तो किसी भी प्रकार से आपको आयोग को छांटने का कोई बहाना नहीं रहेगा। तो इसलिए किसी भी स्थिति में आपको प्रयास करना है कि अपने आप को ठीक तरीके से क्या करे, बना ले, ठीक तरीके से खुद को डेवलप कर ले। ठीक तरीके से खुद को डेवलप कर लीजिएगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपका सिलेबस है उसमें किसी प्रकार का गेस न करते हुए, सिलेबस के सभी चीजों को कवर करते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर असुविधा नहीं होगी और आपके पास होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और इसलिए आपको इसमें और ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, क्योंकि ये नौकरी आपके सामने पड़ी हुई है ना। आपको पास करना है और नौकरी लेना है, अन्यथा बाकी सब नौकरियां का हालत आप देख ही रहे हैं कैसा है ना। कितना पेशेंस रखना पड़ता है, कितना धैर्य रखना पड़ता है। ये यहां पर है कि आप सीधे एग्जाम पास करिए और अपना नौकरी निश्चित कीजिए। हालांकि इससे पहले आप भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, लेकिन ये एक सामने का एग्जाम जो दिख रहा है, उस एग्जाम को बस पास करना है और पास करके अपनी नौकरी को श्योर कर लेना है। आज जितना जल्दी पास करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जितना लेट करिएगा उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और उतना ज्यादा टफ कंपटीशन होगा। और आप जितना जल्दी क्वालिफाई करेंगे उतने कम कंपटीशन में क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, रेगुलर हो रहा है ना, तो अब सारे जो और भी जो नए नए जनरेशन में जो लोग हैं वो लगातार बीएड और डीएलएड कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो आगे जाके वो आपके कंपटीटर बनेंगे, है ना। अभी जितने प्रॉपर बीपीएससी तैयारी करने वाले थे सब डीएलएड के चक्कर में पड़ गया है, बीएड के चक्कर में पड़ गया है कि तत्काल वो शिक्षक बन जाते हैं सरकारी स्कूल में, फिर पढ़ते रहेंगे, यूपीएससी बीपीएससी करते रहेंगे तैयारी। तो किसका माहौल टफ कर देगा, टीचर का माहौल टफ कर देगा फिर। तो ये अभी टीआर 3 टीआर 4 है, क्योंकि इतना जल्दी तक बीएड की डीएलएड की डिग्री मिलेगी नहीं किसी को, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएगी। तो ये टीआर 3 टीआर 4 आप मान के चलिए कि ये है कि यहां पर थोड़ा माहौल आगे आने वाली कठिनाइयों से थोड़ा कम कठिन होगा। तो इसी में पास हो जाए और ज्यादा कठिन होने का इंतजार ना करें। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि आप जल्दी से इसको पास कर ले, और इसके लिए आपको, और इसके बाद और कुछ भी नहीं। एक और आप लोगों का क्या दिक्कत होता है, जो मिलता है उसी से पूछते हैं क्या पढ़ें। एज ए स्टूडेंट ये समस्या होती है। हद तो तब हो जाती है कि दुकानदार के पास उससे भी पूछ लेते हैं कि कौन आजकल चल रहा है जी मार्केट में, अब एक कोड़ से पूछ लेते हैं, है ना। मान लीजिए 5 गो टीचर है, 5 टीचर से पूछ लिए, तब 5 टीचर अपन अपन वाला बात बता दिए, और बाद से जाके आप ले लिए दुकानदार से उसका व्यू, ऊपर से मान लीजिए कोनो का टीचर में पहले से भले उससे भी पूछ लिए, वो कुछ दूसरे पढ़ लेता। अब 7-8 गो आपके पास वैरायटी हो गया। अब आपका दिमाग खुद हैंग करेगा कि क्या पढ़े, ये जो टीचर बताया था वो वाला पढ़ ले, कि जो दुकान वाला बताया था वो बताइए, भैया जो बताए वो वाला पढ़ ले। आपको फेथ करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, और 1 से 2 ऑथेंटिक चीज पर ही आपको फेथ करना पड़ेगा, और उसी को अपना गीता अपना कुरान मान करके आपको विश्वास से उसको पढ़ना होगा कि यही हमको सिलेक्शन दिलाएगा। तो 2-4-10 गो आप पढ़ने के चक्कर में पढ़िएगा, कोई भी आपका वो कंप्लीट नहीं होगा।
आज जब कंप्लीट नहीं होगा तो आपसे कोई भी चीज याद नहीं होगा, और नहीं याद होगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके नोट्स में कितनी चीजें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके ब्रेन में कितनी चीजें हैं इससे फर्क पड़ता है, आपके दिमाग में कितनी चीजें हैं। तो दिमाग में आप बहुत सारा चीज तो याद नहीं कर सकते ना, तो दिमाग में बहुत सारा चीज याद करने का, डालने का एक ही तरीका है, और वो है कि आप कम से कम रिसोर्स फॉलो करें। जितना कम रिसोर्स फॉलो करिएगा, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि एग्जाम से पहले आपका एनसीईआरटी 2-3 बार रिवीजन हो जाए। तो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाएं, और इसके साथ, क्योंकि आप देखिए एनसीईआरटी से सीधे सीधे सवाल पूछा गया है, सीधे सीधे एनसीईआरटी के लाइन से, एनसीईआरटी के ब्लॉक से सवाल है। तो एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी को का उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि पूरा किताब आप 5 बार नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन पतला नोट्स आप 10 बार पढ़ लीजिएगा, और जितना बार पढ़िएगा वो याद हो जाएगा। इसलिए ज्यादा रिसोर्स फॉलो करने का नहीं है, आपको एनसीईआरटी का जो बुक है वो, और फिर आपका जो क्लास नोट्स है वो, बाकी कुछ नहीं, बाकी इसके अलावे कुछ भी नहीं। और इसी को मोस्ट ऑफ द टाइम और अपने डेली शेड्यूल में फिक्स करना है कि हमको कितना घंटा एनसीईआरटी पढ़ना है और कितने देर हमको अपना क्लास नोट्स पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम फिर कम है, बहुत ज्यादा टाइम अभी भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम लेंगे और बहुत ज्यादा आराम से पढ़ेंगे, है ना। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को आपको फिट करना है। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी तो सब लोगों के पास होगा ही, है ना, आप लोगों के पास है, नहीं होगा तो एनसीईआरटी जरूर मार्केट से परचेज कर लेंगे, और एनसीईआरटी के बेसिस पर आपको जो है सो अपना तैयारी आज ही से उसको पढ़ना है, उसका शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आपको मैसेज तो मिला ही होगा, है ना, क्या 1 to 5 के लिए 1 to 5 के लिए सिर्फ मॉडर्न, हाँ, नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्र, कहा उससे अलग इस बार भी नहीं पूछा था, नेशनल मूवमेंट से अलग कुछ नहीं पूछा था, नेशनल मूवमेंट ही पूछा था, है ना, उससे अलग कुछ, हाँ थोड़ा सा डिप गया था, लेकिन नेशनल मूवमेंट ही पूछा था, उससे ये नहीं किया था। ठीक है, अभी जो है देखिए, इस बार भी अभी हमने चूंकि पहले रखा कि मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पहले करेंगे, ठीक है, और उसको थोड़ा और ज्यादा गहराई के साथ, क्योंकि उसमें अपने पास टाइम बहुत कम था, है ना, तो बहुत सारी कुछ चीजें थी, 1-2 पॉइंट, जैसे कि गांधी एरा, है ना, तो गांधी एरा जो है वो हम लोग ये नहीं कर पाए थे, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, है ना, लेकिन हाँ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हम लोग पूरा कंप्लीट किए थे, बाकी अन्य मूवमेंट्स को पूरे कंप्लीट किए हुए थे। ठीक है, तो उन सभी चीजों को और गहराई के साथ और ज्यादा फैक्ट्स, है ना, कि क्या और ज्यादा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट्स क्या बन सकते हैं, वीवीआई जो भी फैक्ट्स बन सकते हैं, उन सभी फैक्ट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ उस पर काम करेंगे, जिससे कि ज्यादा समस्या ना हो। और मैं फिर एक चीज कहूंगा कि यहां पे तो हम लोग जो काम करेंगे सो करेंगे ही, आपको ये करना होगा उसको याद, क्योंकि खाली यार लिख लेने से नहीं होगा, कंप्लीट करा देने से नहीं होगा, यहां से तो कंप्लीट होगा, आपके ब्रेन में कंप्लीट होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। तो याद करने के लिए आपको अपने स्तर पे प्रयास करना है कि हमको सब चीज को जो है सो याद कर लेना है ना। और याद करने के लिए सबसे यह है कि आपको कोई चीज अगर याद नहीं हो रहा है तो उसको लिखिए और उसको मिटा दीजिए, लिखिए और उसको मिटा दीजिए। केवल सुन करके कोई चीज आप लिखते हैं तो इससे वो 20 से 30% ही आपके मेमोरी में रह पाता है, लेकिन पढ़े हुए चीजों को अगर आप बार बार लिख देते हैं तो वो 70% आपके दिमाग में याद हो जाता है। लिखना बहुत बड़ा प्रक्रिया है याद होने के क्रम में, लेकिन याद करने का हमारा तरीका गलत होता है कि हम केवल पढ़ पढ़ के याद करने की कोशिश करते हैं, इसलिए भूल भी जाते हैं जल्दी। तो याद पढ़ पढ़ के करने के साथ लिख लिख करके करें, और इसके लिए आपको अब पेन और पेज का इस्तेमाल बार बार नहीं करना है, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारा पेज आपका बर्बाद होगा ऐसे ही। तो जो मैथ बनाने के लिए जो हम लोग बोर्ड यूज करते हैं ना घर के अंदर में, बोर्ड सब लोग रखते ही होंगे, व्हाइट बोर्ड, हाँ, जिसपे हम लोग मैथ्स के रफ करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के दौरान, तो उसको रखे, मार्कर रखे अपने पास,
और कभी भी फ्री टाइम बैठे हैं तब, ये नहीं कि स्पेशली उसके लिए टाइम निकालना है, फ्री घर में बैठे हुए तो मार्कर बोर्ड उठाया, नाम सब लिख दिया, डेट सब लिख दिया और नोट्स खोल के मिला लिया कि कौन सा गलत लिखा है। अब वहां से पॉइंट आउट हुआ कि ये मैंने गलत लिखा है, मतलब ये हमको याद नहीं है, और उसको काट करके वहां पे मेंशन करना है, अब फिर से एक बार लिख देना है। ये प्रोसेस आप करिएगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी और फिर उसको आप भूल भी नहीं पाइएगा जल्दी, है ना। भूलना तो एक प्रोसेस है, सब लोग एक टाइम पर भूलता है अगर रिवीजन नहीं करेगा तो, लेकिन आप जल्दी नहीं भूलेंगे इस बात का दावा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको राइट करना होगा और रीड करना होगा। तो राइट और रीड ये दोनों आपका चलता रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं, आपको याद हो जाएगा। करेंगे तो याद हो जाएगा। करेंगे कि नहीं करेंगे जी? कर लेंगे। मैंने बोलने वाला है कि कर लेने वाला है? देखिए कर लीजिएगा तो आप ही का फायदा होगा। सुनना, हमारा पैसा भेजिएगा, भेजिएगा जी सम है? बोलेगा पहला रिचार्ज कर, रिचार्ज का हम लोग का जरूरत है जी। रिचार्ज का जरूरत दूसरा सब आदमी, जिसका मैटर होता है वो सबको है कि नहीं है, उसका अपना बतियाना होती है ना, यहाँ तक काम से फुर्सत, रिचार्ज का काम मतलब है। हाँ, नेटवर्क का आजकल आदमी थोड़ा गुलाम हो गया, नेट का, इंटरनेट का, इंटरनेट सर्विस आजकल सबको चाहिए, है ना ना है? हाँ नेट के बिल्कुल, मतलब आजकल तो लोग कहते हैं कि जेल भी कर दो किसी को, चार्जर दे दो और मोबाइल दे दो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आराम से रह लेगा, अपना टाइम काट लेगा सोशल मीडिया से कनेक्टेड होकर के। हम लोग के यहाँ ना जेल में बहुत कष्ट है जी। आप ऑस्ट्रेलिया का जेल देखिएगा, इंग्लैंड का जेल देखिएगा, तो सबके जेल में वाईफाई का सर्विस है। अब वाईफाई है, अब फर्स्ट क्लास का बेड है, एकदम मैट्रेस लगा हुआ बेड है उसके जेल के अंदर में। इसलिए मतलब हम लोग के यहाँ का आदमी तो जाता है ना वहां, तो सोचता है कोई क्राइम करके जेल में चल जाए कि मतलब आराम से वहां जेल में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के ना जेल में बहुत गंजन होता है, दिक्कत हो, वहां पर उतना गंजन नहीं होता है, डेवलप कंट्री है सब, तो पूरा सर्विस देता है अपने अपराधियों को भी, क्योंकि उसके यहाँ अपराध का रेशियो कम है, क्राइम कम होता है, ह्यूमन राइट्स ज्यादा ये है, इसलिए ह्यूमन राइट्स की वजह से वहां पर उनको तमाम तरह का अधिकार ये दिया जाता है। आम आदमी जितना सर्विस घर में नहीं ले पाता होगा उतना अपराधी सब जेल में ले लेता है, वहां तमाम तरह का सर्विस उसको दिया जाता है। खैर, लेकिन आपको ये प्रयास करना है कि सब चीज को जो है सो ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, तो उम्मीद करेंगे कुछ लोग कुछ आंसर भी देंगे, है ना। अगर आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ बिंदु पूछा जाए कि आधुनिक भारत का इतिहास कब से शुरू होता है, तो उसका एग्जैक्ट डेट क्या बताएंगे? आधुनिक, हाँ आधुनिक भारत का प्रारंभ, मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट माना जाता है कि यहां से एकदम परफेक्टली मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गया, वो डेट क्या होगा एक्चुअल डेट? 1757, गुड, 1757, 1757, 1757 जो है यहां पर हुआ था पलासी का युद्ध, है ना, बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध, है ना। ये बेसिकली हुआ था 23 जून 1757, है ना, 23 जून 1757 को, ठीक है। इस डेट को एग्जैक्टली माना जाता है कि आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि कब से बन रही थी, बैकग्राउंड, जैसे अब लग रहा था कि अब टाइम चेंज हो रहा है, समय बदल रहा है, तो वो डेट कौन सा है जिस डेट को आप ये मानते हैं कि यहां से ऐसा अनुमान लगने लगा, ऐसा होने लगा कि अब आधुनिक भारत आ रहा है, अब बदलाव हो रहा है, और ये जब टाइम आया तो ये क्लियर हो गया कि आधुनिक भारत स्टार्ट हो गया। बड़ा अच्छे से तरसता हूं। हाँ
बोलिए बोलिए। पानीपत का तीसरा युद्ध। दिमाग बोरा गलो की हो। जब 57 में कह रहे हैं तो 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, तो इसके बाद ना हुआ था जी। तो ये तो प्रारंभ यहां पे मानिए लिए, तो 1761 कैसे हो जाएगा? देखिए एगो बात, साइंटिफिक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं, इससे दो बातें क्लियर होती है। एक तो जो पूछा गया वो नहीं पता है, और दूसरा जो बता रहे उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। कैसे कि पता रहेगा तो उसका नाम लेंगे? नहीं लेंगे। अब इसका मतलब नहीं कि नाम नहीं लेना, लेना है, भर भर के गलती करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं, बस कुछ गलत नहीं बोलना है ना। बाकी आप फैक्ट बोलिए, क्योंकि बड़ी सीधी बात है, अगर आपको सब आता आप यहाँ पे क्या लाते फीस दे करके, है कि नहीं? हम लोग भी बेरोजगार हो जाते, है कि नहीं? तो हमारा भी रोजगार ये चल रहा है कि आपका मैटर उतनी गड़बड़ है। इट्स यही ना रियलिटी है जी। अगर आपका मैटर ठीक हो जाए, लोग कोचिंग बंद हो जाए, अरे कोचिंग बंद हो जाए ठीक है, स्कूल में पहले टीचर बढ़िया से पढ़ाए तब ना। हाँ, अब जो आप लोग जाइएगा और आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ा लीजिएगा ना, तो ये गांव में जो चौक चौराहा पर जो चलता है ना, सब बंद हो जाएगा। हम लोग का नहीं बंद होगा कहीं, है ना। हम लोग का इसलिए नहीं बंद होगा क्योंकि हम लोग वाला मैटर ना प्रोफेसर लोग देखता है। अब प्रोफेसर लोग तो एज ठीक ठाक हो जाता है, लोग पढ़ाता कम है ना। जैसे जो है आप देखिए, जैसे बीपीएससी यूपीएससी का है, तो इसमें क्या होता है कि इसका स्टूडेंट स्कूल में थोड़ी मिलेगा, ये कॉलेज में मिलता है ना। तो कॉलेज में जनरली आप देख लीजिए, हम लोग के यहाँ का जो ग्रेजुएशन आप लोग भी कभी किए होंगे, तो ग्रेजुएशन में कितना क्लास होता है कॉलेज में आप लोग देखबे किए होंगे, है ना। एगो आता है जसपाल नाम का गेस्ट पेपर, है ना, चाहे A1, वह उठाएगा सब जाके वहां छाप देगा पूरा, हो गया, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया जी विषय में। इसीलिए ना प्रतिष्ठा खतरा में है। प्रतिष्ठा खतरा में काहे है? क्योंकि प्रतिष्ठा पढ़ करके नहीं प्राप्त हुआ है, प्रतिष्ठा छाप करके प्राप्त हुआ है। और वह जो पढ़ करके प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा उसको नहीं होगा दिक्कत, है ना। तो इसलिए आप अपने तरफ से अपने विचार रखने, अपनी बातें रखनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सही। और एक चीज क्या होता है ना कि जब आप क्लास में कुछ गलत कहते हैं ना, बोलते हैं ना, और वहां पर जब आपको कुछ सही बात पता चलता है ना, उसको फिर आपको रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। कैसे वो हल्का फुल्का बेइज्जती के बाद मिलता है। अब बेइज्जती वाला बतवा आदमी भूलिए नहीं करता जीवन में, है ना, वो हमेशा याद रहता है। इसलिए बोलने से ना घबराए आप बिल्कुल भी। क्लास में बहुत बार क्या होता है, हेजिटेशन आदमी इसलिए नहीं बोलता है ना, सोचता है कि इमेज खराब हो जाए, नहीं सोचता है। कितना लड़का सब होता है कि अरे हम कहीं गलती बोल देंगे तो पता नहीं बगल वाला सब क्या सोचेगा, बगल वाला सब हंस देगा, है ना, हंस देगा हंस देगा। ये लोग दुनिया थोड़ी है आपकी किसी का भी, ये इतना दुनिया थोड़ी है। दुनिया इसके बाहर आपका इंतजार कर रहा है, दुनिया इसके बाहर है जो आपके सफलता का इंतजार कर रहा है। यहां तो आप सीखने के लिए आए हैं। तो सीखता हमेशा वही आदमी है जो निर्लज टाइप का हो, लाज नाम का कोई चीज नहीं हो। हमको जानना है, हमको बताइए, बात खत्म है ना। अगर कोई इमेज बनाने के चक्कर में लग गया कि ना भाई हमारा प्रेस्टिज खराब हो जाए, तो मालूम चला कि प्रेस्टिज बनाने के चक्कर में अंडरस्टैंडिंग गायब हो गया, है ना। इसलिए पूछने में, कंफ्यूजन को दूर करने में आपको कहीं थोड़ा भी हेजिटेट नहीं होना है, और जरूर आपको चीजों को पूछना है। हाँ जी। 1707 औरंगजेब की मृत्यु। 1707 औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है। जो अंतिम मजबूत मुगल बादशाह था वो औरंगजेब था, और औरंगजेब मर गया 1707 में, ठीक है। तो औरंगजेब के मरने के बाद ये अब लगने लगा कि अब मॉडर्न हिस्ट्री का आगमन धीरे धीरे हो रहा है, मतलब आधुनिक काल अब आ रहा है। देखिए समय, जो आप इतिहास में जो तीन धारा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये नाम क्यों ऐसे रखा गया है? बदलाव के वजह से, समय के चेंज होने के वजह से। हम लोग का भी तो होता है ना, हम लोग का कभी एक बचपना था, बचपना के बाद युवापन में आए हैं, और युवापन के बाद वृद्धावस्था में चले जाएंगे। ये मतलब यही है ना एक डायमेंशन। तो बहुत बार आप देखते हैं कि युवा आदमी को भी कुछ लोग कहता है क्या बच्चा ऐसा बिहेव कर रहे हो भाई। बहुत बार लोग कहता है कि बूढ़ा और बच्चा में अंतर नहीं होता है, बूढ़ा आदमी बच्चे वाला व्यवहार लगता है करने, नहीं।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बचपना है उसका एक अलग फीचर है, जो युवापन है उसका एक अलग फीचर है, और जो बुढ़ापा है उसका एक अलग फीचर है। यानी हर समय की अलग अलग विशेषता है, समझ रहे? तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राचीन इतिहास का अपना अलग विशेषता होगा, तभी वो प्राचीन था। मध्यकाल का अपना एक अलग विशेषता होगा, तभी वो मध्यकाल था। और आधुनिक काल का अपना एक अलग विशेषता होगा, इसलिए ये आधुनिक काल है। तो इतिहास का हर काल अपने अपने विशेषता को अपने अंदर में समेटे हुए है, ठीक है। तो हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री का आगमन की जो सूचना मिलती है हमें कि अब समय बदलने लगा, अब नया समय आ रहा है। वो समय कब बदलना शुरू होता है? 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और 1757 में 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध होता है, उसके जो निर्णय आते हैं, वहां से हम ये मान लेते हैं कि यहां से शुरू हो गया आधुनिक भारत, मतलब कि आधुनिक इतिहास। यहां पे क्या मानते हैं? आगमन का सूचना है ना, मतलब परिस्थितियां बदल रही हैं। अब लग रहा है कि समय बदलने वाला। कैसे? बादल होने लगता है तो आपको लगता है कि बारिश होने वाली है, लगता है ना। अभी धूल कल उड़ने लगे तो आप कहेंगे कि लगता है कि लू चल रहा है बाहर में, है ना। तो क्या होता है कि जब परिस्थितियां बनती हैं तो उसके हिसाब से आप सोचते हैं कि आगे इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो औरंगजेब के मरने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री की परिस्थितियां बनती हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअल में स्टार्ट होता है 1757 के प्लासी युद्ध से। क्लियर है? तो आधुनिक भारत के इतिहास का पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्टेड इन 1707 एंड मॉडर्न हिस्ट्री एग्जैक्टली स्टार्टेड इन इंडिया 1757। क्लियर है? 1757 से आधुनिक भारत प्रारंभ होता है, आधुनिक इतिहास प्रारंभ होता है, और इसकी पृष्ठभूमि 1707 के औरंगजेब की मृत्यु से बनती है। क्लियर है? समझ रहे इस बात को? लिख लिया ना? चलिए अब देखिए, अब ये 1757 से लेकर के 1947 तक का इतिहास हम लोग को बेसिकली देखना है ना। 1757 से 1947। वैसे तो जब इतिहास का परिभाषा आप पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि अतीत में घटे घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो इस हिसाब से देखें तो 1947 के बाद भी देश में बहुत कुछ घटा है, तो क्या वो इतिहास का पार्ट नहीं है? क्या उसे हम इतिहास में अध्ययन नहीं करेंगे? तो वो इतिहास का हिस्सा तो है, लेकिन उसका अध्ययन इतिहास में नहीं किया जाता है। ऐसे आप पॉलिटी पढ़िएगा तो पॉलिटी आजादी के बाद ही का ना पढ़िएगा कि संविधान कब बना, कैसे बना, है ना, देश में कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए, देश में कौन कौन से राष्ट्रपति हुए। तो ये सब बात तो आजादी के बाद का बात है। तो एक तरह से देखें तो ये भी हिस्ट्री ही है भारत का, लेकिन इसको हम सेपरेटली एक विषय में रख दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस अथवा पॉलिटी, कि इसको हम पॉलिटी की कैटेगरी में रखेंगे। आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी कब का पढ़ेंगे? स्वतंत्र भारत का। तो वो भी तो भारत का आर्थिक इतिहास हो गया ना, लेकिन उसको आप सेपरेट एक विषय के तौर पे पढ़ेंगे कि भाई हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं आजादी के बाद का बात, अभी तक का बात। तो एक प्रकार से इतिहास तो भी हुआ, क्योंकि बीता हुआ बात ही पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा अपने बात पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें करंट के साथ उसका कनेक्शन होता है। अब संविधान पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि भारत के संविधान में 106 गो संशोधन हो गया, है ना, तो ये करंट से जुड़ गया मैटर। इतिहास में सामान्य तौर पे करंट से मैटर नहीं जुड़ता है, वो एक प्रकार से अपना इतिहास रहता है। ठीक है, तो इस इतिहास की श्रृंखला में जो आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, वो आप बेसिकली यहां पर पढ़ेंगे 1757 से 1947। और यह जो काल है 1757 से 1947, ये भारत का एक प्रकार से आप कह सकते हैं गुलामी का काल है ना। हम स्लेब थे, है ना, हम क्या थे? गुलाम थे। और ये जो काल है, इस काल को भी आपको पता है कि ये काल दो भाग में बटा हुआ है ना।
ये जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक जो आपका इसका काल है वो है 1757 टू 1857, है ना, 1757 से 1857, और दूसरा फेज है 1858 से 1947। अब देखिए, अब इन दोनों ही जो फेज है इसको हम किस किस नाम से जानते हैं। अब ये जो 1757 से 1857 है, इस समय अगर आपको पूछा जाए कि भारत किस स्थिति में था, कौन सा काल था भारत का ये, या इस समय भारत किस स्थिति का शिकार था, इस समय भारत औपनिवेश था या उपनिवेश था। इसमें भारत क्या था, उपनिवेश था। ठीक है, यानी बेसिकली ये जो काल है वो उपनिवेश का काल है या औपनिवेश का काल है। ठीक है, मतलब पे आते हैं, सब मतलब बताएंगे ना। ये काल क्या है, उपनिवेश का काल है। ये जो काल है, ये काल कौन सा काल है, तो ये जो काल है भारत के लिए, इस समय भारत जो है वो साम्राज्यवाद के अंदर में जकड़ा हुआ था, इंपीरियलिज्म में जकड़ा हुआ था भारत, है ना। माने इस फेज में भारत साम्राज्यवाद का शिकार था। 1757 से 1857 भारत औपनिवेशिक काल, कोलोनिकल एरा, और 58 से 47 इंपीरियलिस्टिक एरा, साम्राज्यवादी समय। अब इसमें अंतर क्या होता है भाई, क्या स्थिति था, तो देखिए, उपनिवेश का मतलब होता है कि जब कोई आदमी आपको अपना बाजार बना ले, जब आप मार्केट के तौर पे काम करें, तो मार्केट में जनरली क्या होता है, अगर कोई बाजार है तो बाजार में क्या होता है, एक तो बाजार से हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, है ना। अब किसी को अपार्टमेंट बनाना है तो रड, छड़, बालू, ईट, ये सब मार्केट से ले आएगा ना, तो रॉ मटेरियल है। और उसको तैयार कर दिया तब पूरा अपार्टमेंट बनकर तैयार हो गया, अब उसको बेचेगा तो उसका प्रोडक्ट है। तो बाजार दोनों का साधन है, कच्चा माल प्राप्त होता है और इससे क्या होता है, तैयार माल बनता है ना, माल को तैयार किया जाता है और इसके बाद अब क्या होता है, वो मार्केट में बिकता है। तो दोनों ही चीज का तो मार्केट से कनेक्शन है। तो यह जो फेज है भारत का, भारत इस समय मार्केट था किसका, ब्रिटेन का, ब्रिटेन का बाजार था भारत। अब बाजार होना क्या कोई बुरा बात है, हम सब अभी भी बाजार होता है, हम सब अभी भी बाजार से परचेजिंग करते हैं, तो बाजार होना तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बाजार के साथ गलत व्यवहार करना गलत बात है। तो पहले भारत आई थी कंपनी, तो कंपनी सब किस अप्रोच से आई थी, व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने के लिए तो भारत को उन्होंने एक बाजार के तौर पे देखा, लेकिन बाजार का इतना शोषण किया कि बाजार को उपनिवेश बना दिया। अब उपनिवेश का मतलब यह हुआ कि आपके मार्केट को पूरी तरीके से बाहर का आदमी कंट्रोल कर ले, माने आपका ना तो उत्पादन पे कंट्रोल रहे और ना ही बेचने पर कंट्रोल रहे। माने कि प्रोडक्ट भी वो बनवा रहा है अपने मन से और उत्पादन भी आपसे करवा रहा है अपने मन से। कि नील की खेती आपसे जबरन करवा रहा था कि आप नील की खेती करो, क्योंकि उसके वस्त्रों को रंगने के लिए नील चाहिए था उसको, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो नील की खेती करवा रहा था। वो आपसे नगदी फसल की खेती करवाता था, जिससे भारत के किसानों का जो फर्टाइल लैंड था वो बर्बाद हो रहा था। तो उपनिवेश में सामान्यतः क्या होता है कि कोई ताकतवर देश
अपने से कमजोर देश की अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लेता है। लिख लेंगे उपनिवेश का मतलब कि जब कोई ताकतवर देश अपने से कमजोर देश के अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लेता है, तो उसे औपनिवेशिक काल कहा जाता है या उसे औपनिवेशिक शासन कहा जाता है, कोलोनिकल रूल। ठीक है, जब कोई ताकतवर देश है ना, पावरफुल देश। तो अब देखिए, ब्रिटेन से कंपनी पहले किस काम के लिए आई थी? व्यापार करने के लिए, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरे भारत के मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया। व्यापार करने आने वाली कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले ली। भारत में क्या उत्पादन होगा, क्या उत्पादन नहीं होगा। अब देखें कि हमसे ही उत्पादन करवाता था सब, हम लोग का कच्चा माल सस्ता दाम में खरीदता था, और वही कच्चा माल ब्रिटेन जाता था। अब ब्रिटेन जा करके वहां के फैक्ट्री में वो तैयार होता था, और तैयार होकर जब इंडिया आता था तो उस पर 300% का टैक्स लगाकर हम लोग से बेच देता था। माने हमारा सामान लेके गया 5 रुपया में, आज जब वो अपने यहां सब उसको बना उना के लाया तो उसको हम ही को बेच दिया 500 रुपया में। क्या 500 में लीजिए, हमको लेना है, जबरदस्ती था, हमको लेना ही पड़ेगा। हमारा सामान जो कि महंगा सामान था उसको एकदम सस्ता भाव पे लेके गया। इसी स्थिति को एक इतिहासकार है जिसका नाम है जॉन सुल्विन, है ना, जॉन सुल्विन, क्या कहता है कि अंग्रेजों ने, लिख लेंगे सुल्विन ने क्या कहा था, अंग्रेजों ने भारत की स्थिति स्पंज की तरह बना दी थी। स्पंज तो खाइए होंगे जी, है ना, व्हाइट वाला, है ना। हाँ, रसगुल्ला, हाँ वो है ना। तो अंग्रेजों ने भारत की स्थिति स्पंज के समान बना दी थी। अब देखिए, अब स्पंज कैसा होता है जी, देखते हैं पूरा एकदम रस में डूबल रहता है। हाँ, तो उसको क्या करते, उसको खाने का अच्छा तरीका क्या है, उसको बढ़िया से दबाइए, पूरा रस नीचे तब खाइए। अगर पूरे रस के साथ खाइएगा तो फिर 1-2 से ज्यादा नहीं खा पाइएगा, है ना। लेकिन कुछ लोग तो पूरा खा लेता है जी, है ना। अब इधर जो मधुबनी दरभंगा साइड का जो स्थिति है तो बड़ा गंभीर है जी। देखो स्टूडेंटे था, हम तो जानते तो बड़ी रिक्वेस्ट है सर, उसका भाई का शादी था, आ गया सब यहाँ पर लेके जाने के लिए, चल गए, जाने को तो चल गए हम, वहां सब खाना परोसा, तो लगा कि मैंने जो मेरे लिए जो खाना लाया था वो लग रहा था उसमें कम से कम 10-12 आदमी खाएगा। हम पगला, कम से कम शरीर देखियो के खाना देना चाहिए, तो का पूरा गांव खिला देगा का जी। तो हमको बोला कि सर आप 5 मिनट का हमको टाइम देंगे। बोलो क्या बात है, तो चलिए तो आपको ले चलते हैं। तो ले गया जहां वहां के जो ग्रामीण लोग जो थे, गांव के लोग जो उसके रिश्ते खा रहे थे, तो वहां स्थिति ऐसा था कि टेबलवे पर सारा सामान वहां सब रख दिया था, है ना। अब पूरा अपना लोग खा रहा है जी, दबा दबा के। अब पूरा खाना खाने के बाद जी सब मिठाइया जो है, तो एगो आया तो बोला कि जानते हैं मिठाई नीक नहीं छे, है ना, तो नीक मतलब अच्छा नहीं है। बोले अच्छा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हुआ, तो लेकिन नीक नहीं छे, 60 को खिलियो सर। पगला, नीक नहीं था तब तो तुम 60 को खाया, अगर ये तुमको नीक लगता, अगर ये तुमको बढ़िया लगता तो यार तुम तो मैटर खत्म कर देता। तो वहां जो था कहा कि जानते सर ये तो इस बहुत कम एस्टिमेट बताया है, वो खाना खाने के बाद का बात है, माने ये नहीं कि नाश्ता कर रहा हूं, मैंने पूरा खाना वाना खाने के बाद वो मिठाई खाने गया। अब मिठाई उसको नीक नहीं लगा तो 60 को खाया। बोले अच्छा मान लो तुमको नीक लगता तो क्या इतना खा लेता, तो 150 कम से कम 150 कम से कम मार देते। तो पहले तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि यार सही में, लेकिन फिर हम वाच किए कुछ देर तक वहां आसपास में,
तो फिर इसका अनुमान लगा कि ठीक कह रहा है। बोल भाई कैसे खा रहा है भाई ना, स्पॉन्ज का तो लोग उपाय कर देता है जी, एकदम खाते जगह मालूम नहीं चलेगा कितना खा गया, है ना। तो ये सुलविन कहता है कि भारत की स्थिति अंग्रेजों ने स्पंज के समान बना दी थी। कैसे कर दी थी? तो हुगली के किनारे से सोखते थे और टेम्स के किनारे निचोड़ देते थे। उसने कहा कि हुगली के किनारे, हुगली मतलब बंगाल का किनारा, हुगली के किनारे से सोखते थे और टेम्स के किनारे निचोड़ देते थे। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? वो क्या कहना चाह रहा है कि भारत की जितनी अच्छी चीजें हैं वो सब बंगाल से उठाता है सब, और उठाकर इसको टेम्स पहुंचा देता है। टेम्स लंदन है ना, लंदन टेम्स नदी के किनारे, तो लंदन पहुंचा देता है। तो वही कहे कि भारत की स्थिति स्पंज के समान हो गई थी कि हुगली से सोख करके टेम्स में निचोड़ दिया जाता था। और ये कौन करता था? कंपनी कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। इसीलिए ये काल जो है वो क्या है? औपनिवेशिक काल है। और इस बार, और ये लोग बहुत ही मतलब मनमाना तरीके से करते थे। इसी वजह से इस काल को एक और नाम दिया जाता है कंपनी शासन का काल, है ना। कि क्या था? कंपनी शासन का काल था। इस समय कंपनी रूल कर रही थी अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में करके। और आप देखें इसको कंपनी शासन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा कानून ब्रिटेन से बन के आता था। सबसे पहला कानून आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आ गया 1792 का एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। इन सभी चार्टर एक्ट्स के माध्यम से कंपनी को इंडिया में कंट्रोल किया जाता था। इसलिए यह जो 100 साल है यह भारत के लिए औपनिवेशिक काल है। औपनिवेशिक काल इसलिए क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बाजार को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और उपनिवेश का मतलब ये होता है कि जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश के अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले ले। क्लियर है? समझ रहे? तो और इसमें ये कंपनी कौन सी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। क्लियर है? अब देखिए, इस काल को कहते हैं साम्राज्यवाद का काल। जब भारत के लोग कंपनी शासन से बहुत परेशान हो गए, बहुत ज्यादा परेशानी हुई क्योंकि वो लगातार हमारा शोषण कर रहे थे। और कंपनी के अधिकारी, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ये सारे लोग जो थे वो भारत के नागरिकों को परेशान कर रहे थे। क्योंकि कोई भी कंपनी जो होगी वो कंपनी हमेशा अपने लाभ के हिसाब से काम करती है। कंपनी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है उसके मजदूर को क्या हो रहा है। कहते ना कि अगर निस्वार्थ मतलब बहुत अंदर से अगर कोई अगर चाहता है कि आपका तबीयत नहीं बिगड़े तो वो दो आदमी है, एक आपकी मां और एक आप जहां पे काम करते हैं वहां। वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपका तबीयत बिगड़े थोड़ा सा। मां तो निस्वार्थ भाव से बेचारी नहीं चाहती कि उसका बच्चा को कोई दिक्कत हो, लेकिन आप जहां काम करते हैं आपकी कंपनी, उसको लगता है कि अगर इसका तबीयत गड़बड़ हुआ तो हमारा काम प्रभावित हो जाएगा। तो वो अपने काम के हिसाब से सोचती है ना, वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से सोचती है कि हमको तो काम लेना है। तो यहां जो कंपनी थी तो अपने खाली प्रॉफिट के हिसाब से सोचती थी, भारत के हिसाब से सोचती ही नहीं थी। इसलिए भारत में आपको पता है कि 1857 में एक जबरदस्त क्रांति हुई, 1857 का रिवॉल्यूशन, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ तो पूरे भारत के लोगों ने अंग्रेजी कंपनी का बहिष्कार किया इंडिया में। बोला कि इस कंपनी को भगाओ यहां से, ये कंपनी हमें जो है सो डिस्ट्रॉय कर देगी, हमें जो है सो बर्बाद कर देगी। और वही काम कंपनी कर रही थी। तो जब लोगों ने ऐसा किया तो अब ब्रिटेन सोच रहा था कि भाई हम क्या करें यहां पर, कैसे इसको ठीक करें। ब्रिटेन के मन में पहले से था कि हमको भारत में से कंपनी को भगाना है, हमको सीधे शासन करना है। ये ब्रिटेन पहले से सोच रहा था। कारण कि यहां से जो लूटपाट मचाया था अंग्रेजों ने भारत में, इसको दो इतिहासकार है। एक इतिहासकार का नाम है पर्सिवल स्फीयर, एक का नाम है केएम पडिक्कर।
एक काल है, ध्यान रखेंगे, साइड में लिख लेंगे कहीं, 1765 से 1772। ये आधुनिक भारत के इतिहास में इस काल को क्या कहते हैं? द्वैध शासन का काल। 1765 से 1772 ये जो है ये द्वैध शासन का काल है जी, डायरकी रूल है, द्वैध शासन का काल। इस द्वैध शासन के काल में, इस द्वैध शासन को बंगाल में लागू किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना। ये 65 से 72 तक चला था, इसको वारेन हेस्टिंग ने खत्म किया था, ठीक है। इस काल में इतना लूटा गया भारत को केवल इतने ही दिन में कि पर्सिवल स्फीयर ने कहा कि इसे ये बेशर्म लूट का काल था भारत में, माने बेशर्मी की हद पार कर गए थे अंग्रेज, जिस तरह से भारत में उन्होंने लूट मचाया था। तो द्वैध शासन के काल में बेशर्म लूट की संज्ञा किसने दी थी? बेशर्म लूट की संज्ञा पर्सिवल स्फीयर, पर्सिवल स्फीयर ने इसे बेशर्म लूट का काल कहा था। मतलब सोचिए कि इतने ही दिन में कंपनी कितना लूटपाट मचा दी। ध्यान रखिए, बेशर्म लूट का काल किसने कहा? पर्सिवल स्फीयर ने, ठीक है। 1765 से 1772 द्वैध शासन का काल। इसमें लूट कैसे होता था? तो देखिए, इसमें अंग्रेज सब ना द्वैध शासन ना तो काम को दो हिस्से में बांट दिया था। बात सब समझ में आ रहा है ना? कहीं भी कोई चीज समझने में दिक्कत होगा तो तुरंत रोक लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। कि अब आप देखिए, तो द्वैध शासन के काल में इसमें क्या था कि शासन को दो भाग में बांट दिया गया। अंग्रेज सब क्या कहा नवाब से, जो बंगाल का नवाब था, उससे कि आप देखिए फौजदारी का काम, जिसको निजामत कहते थे, हम देखेंगे दीवानी का काम, है ना, सिविल काम। मतलब कि रुपया पैसा वाला जो काम था वो अंग्रेज सब कहा कि हम देख लेंगे, हमको देखने दीजिए। राजस्व लगाना, टैक्स लगाना, टैक्स वसूलना, है ना, ये सब हम कर लेंगे। आप कहीं झगड़ा उगड़ा हुआ है, कोई मैटर हुआ है तो सुलझाना, झगड़ा ठीक करवाना, ये नवाब का काम हो गया। अब देखिए, माने जहां से लाभ कमाना था वो काम कंपनी अपने ले लिया, आज जहां पर खाली माथा फोड़वाना था वो काम दे दिया नवाब को कि जाओ अपन माथा फोड़वाते रहो। इतने में बंगाल को पूरा लूट लिया। और इसी लूटपाट का नतीजा था बंगाल में अकाल। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भीषण अकाल आया था 1771-72 में। बहुत बड़ा अकाल आया था। क्यों? क्योंकि बंगाल में लूटपाट मचाया गया था। उसी समय हुआ था सन्यासी विद्रोह, जिसका चर्चा आनंद मठ में मिलता है। हाँ, बंगाल में हुआ था। तो ये इसी का नतीजा था, द्वैध शासन। अब मान लीजिए आप कोई आस पड़ोस का घर है, उसको आप इतना तंग कर दीजिए, उसके घर का नौकरी आप पर हथियार कब्जा कर लीजिए, उसका पैसा सब कंट्रोल में ले लीजिए, तो लोग भूखे नहीं मरेगा? तो अकाल तो वैसे आ जाएगा। तो अंग्रेजों के शासन काल में भारत में जो भी अकाल आया था, उस अकाल को प्रकृति प्रदत्त नहीं कहा जाता है। इट्स नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, इट्स ह्यूमन मेड डिजास्टर। ये मानव प्रदत्त व्यवस्था थी, मानव द्वारा ये किया गया था। मानव ने इतना गलत किया, यानी कि अंग्रेजों ने इतना गलत किया कि उसके वजह से अकाल आया था इंडिया में। इसीलिए पर्सिवल स्फीयर ने कहा बेशर्म लूट का काल। और इस काल को डाकू राज्य का संज्ञा भी दिया जाता है। 1765 से 72 डाकू राज्य। अब इस काल को डाकू राज्य किसने कहा था जी? कि डाकू राज्य था। इवन कहने वालों ने यह भी कहा कि डाकू राज इससे बढ़िया होता है। इन्होंने तो बहुत बेहाल कर दिया डाकू राज्य। तो डाकू राज्य इसको कहा था के.एम. पणिक्कर ने। के.एम. पणिक्कर ने कहा था कि ये डाकू राज्य है। और इन्हीं सभी स्थितियों को देखते हुए इस कंपनी ने जितना दिक्कत पहुंचाया था भारतीयों को, भारत के किसानों को, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आपने सुना होगा, जो भारत का गवर्नर जनरल था पहला। 1828 से 1835 तक का टाइमिंग है।
33 के चार्टर एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल बना था, उसने कहा था कि भारत के बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को बदरंग कर रही हैं। भारत के बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को बदरंग कर रही हैं। क्यों कहा था? क्योंकि भारत के जो कारीगर थे, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत उच्च कोटि में थी जी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये ऐसे थोड़ी कहा जाता था। ये इतना मजबूत व्यवस्था था हमारा, इतना बढ़िया सिस्टम था देश में, क्योंकि हमारा इकोनॉमी अंग्रेजों के आने से पहले ऐसी स्थिति में था जिस स्थिति में आज भी नहीं है। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में एक कंसेप्ट पढ़ा जाता है, बीओपी। की भेलो यो हैंग करता है पगला, हिंग नहीं खत्म हुआ, ये हैंग करता है कभी कभी। खैर, एक कंसेप्ट होता है इकोनॉमी में बीओपी, जिसका फुल होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। हिंदी में कहते हैं उसको भुगतान संतुलन। तो जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, भारत का जो बाहरी देश के साथ व्यापार होता है, तो उसमें बीओपी देखा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके पक्ष में है। तो जिसके पक्ष में बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, उसकी इकोनॉमी मजबूत मानी जाती है। अभी बहुत से देशों के साथ हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो निगेटिव है, नकारात्मक है, इसलिए कमजोर माना जाता है। अब ये कैसे होता है? तो जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, आयात निर्यात। तो जैसे मान लीजिए कि नहीं हैंग करता है, अपने कभी कभी मान जाता है, कभी कभी बिगड़ जाता है। कहते ना गाँव में कौन कौन गाय होती है, उसको मन होगा ना तो 12 बजे दिन में दूध देते है ना, आज शाम को जाएगा तो मारेगी लतार के एकदम भागिएगा तुरंत, है ना, उसके मन पर होता है। हैंग करने वाला मैटर सब ऐसे ही होता है, कब हैंग कर जाएगा कोई नहीं जानता है, फिर कब ठीक हो जाएगा। कितना आदमी का मूड ऐसे ही स्विंग होता है ना, खुश खुश रहते रहते सेट हो जाएगा, ले की बोलो ना। ये सब प्रॉब्लम ज्यादा कहां पाया जाता है जी? मैटर होता है हालांकि जो मूड स्विंग वाला जो मैटर हुआ ज्यादा, हालांकि लड़का सब में कम पाया जाता है जी, है कि नहीं? है नहीं, लड़का सब में तो नहीं कम पाया जाता है। ये सब बात हम नहीं बोले हैं जी, बोला बोल रहा है। हम तो बस खाली इतने बोले कि लड़का सब में कम पाया जाता है कि नहीं? ये व्याख्या कर रहा है। सही नहीं है, फैक्चुअल साइकोलॉजी नहीं है। अरे सही साइकोलॉजी है जी। कैसे कि देखिए, मैंने आप देखिएगा क्या हो रहा है उधर। हाँ तो जो अगर देखिए ये मतलब कि लड़का सब होबे करता है मूर्ख, फंस जाता है पगला, है ना। लड़का लोग का एक दिक्कत है जी, हम बताते हैं इसको ठीक करना है। ये सब अगर कहीं कोई मैटर हो जाएगा ना, तो पूरा मैटर को में अपना पूरा टाइम दे देगा, पूरा टाइम, अपना इमोशन, एवरीथिंग इन्वेस्ट इन देयर, सब कुछ दे देगा, है ना। लेकिन जहां मैटर हुआ है ना, वो एकदम प्रॉपर सब टाइम अपना ठीक रखेगा, है ना। जैसे अभी आप देखिए आजकल जो रिजल्ट्स हो रहे हैं, जितने आप बीपीएससी में देखिए, यूपीएससी में, लड़कियां रैंकर्स निकल रही हैं, टॉप रैंकर्स। उनको पता है कि कब पढ़ना है और कब घूमने जाना है। लड़का का दिक्कत क्या, हमेशा घूमने के लिए तैयार बैठल है ना। अभी जैसे कोई लड़की पढ़ रही है, आप उसको फोन कर दीजिए, 12 बजे उतरते फोन काट देगी, ऑफ कर देगी, पगला पढ़ रहे, बुझाता नहीं है तुमको, अभी पढ़ रहे हैं। आज जैसे धूप अब तो नहीं कम होगा, नरम होगा माहौल, 6-7 बजे कहेगी चलो आते घूम के। इधर ई पगला दिन भर नहीं पढ़ा है, वो दिन भर अपना कोर्स कंप्लीट कर ले है, उसको 2 घंटा घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। आए तो दिन भर ऐसे ही याद में खोल है बेचारा, ये इंतजार में कि कब फोन आ गया कि घूमने जाएंगे, है कि नहीं। अब फोन आ गया, अब चल गया घूमने, 2 घंटा ने बर्बाद किया। उसका अपना दिन भर में पढ़ाई हुआ है, ठीक है, और फिर 2 घंटा घूम के आया, अपना 2 घंटा पढ़ के पहले तो दिन भर नहीं पढ़ा, 2 घंटा घूम के आया, आप फिर 2 घंटा जितना घूमा उसको इमेजिन करके बर्बाद कर देगा, सोच सोच करके, है ना। ऐसे में इसका पढ़ाई जो है सो चौपट।
आपके अंदर में भी ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आप फोन बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, कट कर देंगे, हमको जब मन करेगा हम बात करेंगे। वही तो बोल रहे हैं। तो देखिए बता रहे हैं, बहुत पहले वो लड़की चला के छोड़ दी है, आउ आउ ऐसा चलाई कि अभी तक कोई नहीं चलाया है। आयरन लेडी है ना इंदिरा गांधी, वो ऐसा चलाई कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज निक्सन को 45 मिनट वेट करवा दी फोन पर। जब परमाणु परीक्षण हुआ 1974 में, तो जॉर्ज निक्सन बोला कि हम इमीडिएटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाह रहे हैं, है ना, हमको तुरंत इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात कराओ, क्यों, है ना, डोंट टॉक ईच अदर। तो फोन किया निक्सन कि हमको भारत के प्रधानमंत्री से बात करना है। इंदिरा गांधी बोली कौन है, तो करे बोला कि मैम अमेरिकी प्रेसिडेंट है, अमेरिका का राष्ट्रपति। आज हम इग्नोर करें तो समझ में आता है क्योंकि आज हम भी बहुत अच्छे खासी स्थिति में हैं। उस समय इंदिरा गांधी ने कहा कि कहो कि मैडम अभी बिजी हैं, 45 मिनट बाद बात करेंगी। और जॉर्ज निक्सन को बजाते अपने व्हाइट हाउस में 45 मिनट वेट करना पड़ा था। इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन इसका बहुत मायने है कि एक देश अमेरिका के राष्ट्रपति को 45 मिनट वेट करवाता है, और वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और वो क्यों वेट करवाई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जब गई थी मिलने के लिए तो वो व्हाइट हाउस के बाहर 45 मिनट वेट करवा दिया था। तो बोले कि जैसे को तैसा, है ना। और अपने हिसाब से आज जो ये बांग्लादेश आपको दिख रहा है, इतना बड़ा डिसीजन इंदिरा गांधी का ही था। ये जो एक स्वतंत्र राष्ट्र आपको दिख रहा है शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में 1971 में, इसको बनवाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था, है ना। तो बहुत हद तक ऐसा नहीं कि मतलब काम नहीं किया। देखिए, और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको किसी भी चीज को इस व्यू से नहीं लेना है, मस्ती मजाक में चलता है कि हाँ चलो कमेंट कर लिया, हंस लिए, है ना, लेकिन कमेंट भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। आप किसी के द्वारा भी किसी के प्रति कुछ ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए कि उसके भावना को ठेस पहुंचे, है ना, वो उस इंटेंशन से कोई बात नहीं होना चाहिए। बाकी अब चूंकि महिलाओं को अवसर ही कम मिला है, तो इसलिए अभी तक आपको एक प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। अब 33% रिजर्वेशन लागू हो रहा है देश में, अब देखिएगा क्या स्थिति होगा। तो जैसे जैसे अवसर मिलता है वैसे वैसे लोग सामने आते हैं। इंदिरा गांधी को भी जब बनाया गया था तो अंडर एस्टिमेट करके बनाया गया था। 1966 में जब इंदिरा गांधी शास्त्री जी मरे तो इंदिरा जी को इसलिए बनाया गया क्योंकि इंदिरा जी को उस समय के जो तात्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष थे के कामराज, उनको लगता था कि ये गूंगी गुड़िया है। उस समय इंदिरा जी का भारतीय राजनीति में नाम था गूंगी गुड़िया। वो जानबूझ के इंदिरा जी को बनाया। अगर उनको पहले से पता होता कि इंदिरा गांधी इतना एग्रेसिव निकलेंगी, इतना ज्यादा विल पावर वाली लेडी निकलेंगी, तो संभव था कि वो बनाते ही नहीं उनको प्राइम मिनिस्टर कभी। वो तो सोचे कि हम ऐसा आदमी को बनाते हैं जो मेरा बात सुनेगा। इंदिरा गांधी को बना दिए कि अपन रहेगी, अपना चाचा चाचा करेगी, हम अपना बताएंगे, अपना चाचा बताएंगे, बेटी अपन काम करेगी। इस चक्कर में थे के कामराज। लेकिन वो तब तक नहीं बोली जब तक कि प्रधानमंत्री पद का शपथ नहीं ली थी। आज जैसे ही प्रधानमंत्री पद का शपथ हुआ, उसके बाद जो बोलना शुरू की इंदिरा गांधी, जो एक्शन दिखाना शुरू की, वो किसी से फिर बर्दाश्त नहीं हो। फिर बाद में के कामराज से ही झगड़ा हो गया, लिंगलजपा से झगड़ा हो गया, है ना। वो उसके बाद वही बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और फिर अपने दम पे 1971 के चुनाव में बहुमत भी प्राप्त की इंदिरा गांधी। 73 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा दी। गोलकनाथ केस में जो फैसला आया था वो बदल गया 1973 में, और तमाम रूप से संविधान के संशोधन उन्होंने किए अपने हिसाब से, अपने तरीके से। देश में आपातकाल लगा दिया। हालांकि आपातकाल लगाना कोई अच्छा बात नहीं था, लेकिन एक निगेटिव था कि आपातकाल गलत था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी एक पॉजिटिविटी ये थी कि उस महिला के अंदर में उतना विल पावर था कि वो अपने हिसाब से चीजों को एग्जीक्यूट करते चली गई। हालांकि वैसी स्थिति को तानाशाही कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं था, है ना। और इसी वजह से 77 का चुनाव वो हार भी गई, है ना। लेकिन 77 हारी और 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही 80 में फिर पूर्ण बहुमत से बैक कर गई। 77 में हारी थी चुनाव, लेकिन 80 में पूर्ण बहुमत से फिर से जीत के आ गई। और 77 में जो सरकार बनी थी वो 5 साल कंप्लीट भी नहीं किया। तो ये एक ड्यूरेशन भी उनका ठीक ठाक रहा था। तो अब जैसे जैसे लोगों को मौका मिलता है वैसे वैसे प्रतिभा दिखने को हमें मिलता है, समझ में आता है। खैर, तो यहां पर इसको डाकू राज्य का संज्ञा दिया गया था।
द्वैध शासन के काल को? तो डायआर्की रूल, डायआर्की रूल है ना, या डुअल सिस्टम रूल है ना, डुअल गवर्नमेंट एक्सरसाइज में कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसे डायआर्की इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब द्वैध शासन जो है, इसमें डाकू राज्य का संज्ञा और इसको बेशर्म लूट का काल, दो अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग स्थिति कही। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी भारत की स्थिति के बारे में बताया कि भारत की स्थिति कैसी है, किस प्रकार की है, ठीक है। तो आप समझे कि इस तरह से भारत की स्थिति खराब थी, है ना, और हमारा इकोनॉमी, हमारा जो कारीगर थे, उन सब की स्थिति खराब थी। तो ऐसे में हम पूरा देश चाहता था कि कंपनी यहां से जाए, और कंपनी जो यहां से लूटपाट करती थी उसका बड़े स्तर पर यूज ब्रिटेन में करती थी। तो ब्रिटेन में तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, संवैधानिक राजतंत्र था, तो वहां पर पूंजीपति सबके पास बहुत सारा पैसा हो गया। अब वहां सरकार भी डरने लगी कि यार इन लोगों के पास इतना पैसा हो गया। जब कैपिटलिस्ट लोग के पास बहुत पैसा होता है तो सीधे सरकार को डिस्टर्ब करते हैं। अब वहां पर सरकार भी मूड बना ली थी कि कोई ऐसा हमको बहाना मिले कि हम कंपनी को शासन से निकाल दें। तो कंपनी को शासन से निकालने का काम जो है वो कब किया गया? तो आप देखेंगे कि कंपनी को शासन से निकालने का काम किया गया 1857 की क्रांति के बाद। हालांकि आप देखेंगे कि जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, या इससे पहले जितने भी चार्टर आता था ना, उस सब चार्टर में कंपनी का एक्सटेंशन लिखा रहता था कि कंपनी को हम कितना साल और इंडिया में रखेंगे व्यापार करने के लिए। लेकिन 13 का जो आया था उसमें लिखा हुआ था कि 20 साल और बढ़ाते हैं। 33 का आया था उसमें भी लिखा था कि 20 साल और बढ़ाते हैं। लेकिन जो 53 का चार्टर एक्ट आया था उसमें एक्सटेंशन टाइम नहीं था, है ना, उसमें जो है वो टाइम नहीं था कि और आगे कितना दिन। इसका मतलब यह है कि सरकार अब इस बार रेडी थी कि कोई हमको बस बहाना मिले, हम कंपनी को भारत में शासन के काम से बाहर निकाल दें। और जैसे ही 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन की सरकार को भी एक बहाना मिल गया कि आपने भारत में अच्छा काम नहीं किया, भारत के लोग आपसे नाराज रहे, इसलिए हम आपसे जो है सो व्यवस्था छीनते हैं। और उनके इस स्थिति के बाद इनसे व्यवस्था जो है सो छीन लिया गया, इनसे सिस्टम छीन लिया गया। और छीन लेने के बाद आया महारानी का शासन, है ना। तो ये तो औपनिवेशिक काल है और ये साम्राज्यवाद का काल है। तो आपसे पूछा सकता है कि भारत किसके साम्राज्यवाद का शिकार बना? ब्रिटेन का। अब देखिए 1857 के क्रांति के बाद हमें कुछ बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना मिला था जी। ये तो इसको कहते हैं दिमाग। अंग्रेजों ने ऐसा काम किया कि भारत के लोगों को लगे कि हमने आपके लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है। ऐसा काम अंग्रेजों ने किया, कंपनी को शासन से निकाल दिया और सीधे महारानी के कंट्रोल में शासन दे दिया। हम लोग को भी लगा कि यार हमारा तो शासन करने वाला ही बदल गया, लेकिन स्थिति और खराब हुई। यहां पर तो केवल कंपनी बाजार को कंट्रोल की हुई थी, इकोनॉमी कंट्रोल में था। महारानी के नाम पर पूरा सिस्टम कंट्रोल में चला गया। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर है? यह उपनिवेशिक काल है, ये साम्राज्यवाद का काल है। दोनों में अंतर क्या है? तो औपनिवेशिक काल में कोई ताकतवर राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र का केवल अर्थव्यवस्था कंट्रोल करता है। तो जब कोई बाहरी देश आपके इकोनॉमी को केवल कंट्रोल करेगा तो वो कहलाएगा औपनिवेशिक काल। लेकिन जब कोई बाहरी देश आपकी अर्थव्यवस्था के साथ आपका राजनीति, आपका समाज, आपका सब चीज, आपका संस्कृति, जब सब कुछ कंट्रोल करने लगे तो उसको कहते हैं साम्राज्यवाद। मतलब आप पूरी तरह से किसी बाहरी शक्ति के कंट्रोल में चले गए। यानी कि जब एक ताकतवर राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी स्तर पर उसको अपने नियंत्रण में ले लेता है तो उसको कहते हैं साम्राज्यवाद। तो यह जो लगभग 90 साल का जो इतिहास रहा, यह रहा कि भारत पूरी तरह से महारानी के कंट्रोल में चला गया। इसीलिए इस एरा को कहते हैं साम्राज्यवाद का काल, या इसको सामान्य शब्दों में कहते हैं महारानी का काल या ब्रिटिश क्राउन का एरा, क्राउन रूल, है ना। लेकिन यह रूल क्या था?
इंपीरियलिस्टिक था। तो ध्यान रखना है कि 1757 से 1857 इस टाइम भारत ब्रिटेन का कॉलोनी था, यानी कि उपनिवेश था। और 1858 से 1947 इस समय भारत ब्रिटेन का साम्राज्यवाद का शिकार था, यानी कि पूरी तरह से गुलाम। वहां पर केवल आर्थिक स्तर पे गुलामी झेल रहे थे, यहां पर पूरे स्तर पे। दोनों में अंतर क्या था? वहां पर केवल कंपनी कंट्रोल कर रही थी और यहां पर महारानी कंट्रोल करने लगी। तो यही पूरे 119 ईयर का आपको जो स्लेवनेस का जो एरा है इंडिया का, जो गुलामी का दौर है, इस गुलामी के दौर को आपको देखना है और समझना है कि भारत किस तरीके से इस गुलामी के दौर में चला गया। एक आर्थिक रूप से मजबूत देश, हमने कहा, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के आने से पहले बहुत बेहतर स्थिति में थी और बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पक्ष में था। ये बात मैं कर रहा था आपके साथ, जिसका मतलब ये था बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन उसी के पक्ष में होगा जो निर्यात ज्यादा करेगा, आयात कम करेगा। ध्यान रखेंगे, है ना? मतलब एक्सपोर्ट जो है ये अगर आप ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट आप कम कर रहे हैं, तो आपका भुगतान संतुलन आपके पक्ष में। भुगतान मतलब कि पैसा खर्चा करना। अब आप रोज मान लीजिए आपके घर में कोई सामान नहीं, हर चीज आपको बाहर से खरीदना है, तो आपके पास पैसा बचेगा? सब पैसा खत्म हो जाएगा। आपको मान लीजिए आपका चावल, गेहूं, दाल, ये सब आपके घर में है, ये सब आपके घर में आपको मिल जाता है, आपको बाहर से केवल सब्जी खरीदना है, तो आपके पास सेविंग बचेगा। तो जो देश कम से कम सामान बाहर से मंगाएगा, आज ज्यादा से ज्यादा सामान अपना बेचेगा बाहर, उस देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमको पैसा भी तो मिलेगा। हम अपना वस्तु बेच रहे हैं बाहर के मार्केट में, तो हमको पैसा मिलेगा। इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं, यानी हम खरीद कम रहे हैं, तो हमको पैसा कम देना पड़ेगा। तो कमा ज्यादा रहे हैं या खर्चा कम कर रहे हैं, तो इकोनॉमी मजबूत होगी कि कमजोर होगी? मजबूत होगी। तो पहले अंग्रेजों से आने से पहले, उनके गुलामी में जाने से पहले भारत की स्थिति ऐसी थी। भारत अधिकांश चीज अपने यहां का बाहर के मार्केट में बेचता था। भारत की वस्तुओं का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बड़े स्तर पे था। अब भारत को बहुत कम चीज मंगाना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारा चीज हम लोग अपने देश में उपजा लेते थे, हम लोग को मंगाने का जरूरत नहीं पड़ता था। अंग्रेज सब आया तो इस स्थिति को बदल दिया। क्या कर दिया? एक तो जहां जहां से हम लोग उत्पादन करते थे उस सबको बंद करा दिया। किसी को आपको अपना गुलाम बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करिए, उसका अगर कहीं पे नौकरी है तो नौकरी छुड़वा दीजिए, पैसा का कमी पड़ जाएगा। आज के डेट में आप देखिएगा कि सबसे बड़ा अगर कोई बीमारी है, सबसे खराब कोई बीमारी है तो है गरीबी, पॉवर्टी। और गरीबी के साथ दिक्कत यह है, ये इतनी निर्दयी है कि ना बच्चा देखती है, ना बूढ़ा देखती है, ना युवा देखती है। रोड पे कोई बच्चा दिख जाएगा आपको जो रोटी के लिए तरस रहा है, भीख मांग रहा है, क्योंकि खाने के लिए पैसा नहीं। तो सबसे बड़ा चीज ये है। तो किसी को भी अगर आप इकोनॉमिकली अगर आप डाउन कर दिए, तुरंत आपके कब्जे में चला जाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है उसके पास। तो आज जितने आप गलत सलत काम जो देखते हैं, जो लोग करते हैं, वो क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, कि हमको ज्यादा पैसा मिल जाए, जितना पैसा उतना से हमारा काम नहीं चल रहा है ना? तो वैसे लोगों से गलत काम कराना आसान होता है, जो नीडी लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। तो इन लोगों ने पहले क्या किया? भारत को गुलाम बनाने के लिए भारत को इकोनॉमिकली कमजोर कर दिया, आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी हमारी। हम जहां जहां से प्रोडक्शन करते थे, हमारा प्रोडक्शन बंद करवा दिया। हमारे देश में जो कारीगर थे, उन कारीगरों के पास कच्चा माल पहुंचाना बंद कर दिया।
अब वो कुछ बना नहीं पाते थे। अब नहीं बनाने से क्या हो गया, बेरोजगारी आई, भूखमरी आई, कुपोषण आया, और हमारा सारा सामान कहां चल गया, लंदन चल गया, अंग्रेज अपने यहां मंगा लिए। और उनके यहां हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। हमारे ही वस्तु, हमारे ही चीजों के बल पर अंग्रेजों के यहां हुआ औद्योगिकरण। वो ताकतवर बने और हम कमजोर बने, जबकि पहले से हम मजबूत थे, हम बेहतर स्थिति में थे। लेकिन उन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था को बदल दिया, हमारे काम को खत्म किया, हमारे यहां से कच्चा माल अपने देश में लेके गए और वहां पर बनाया, और हम लोगों को कहा कि अब तुम इंपोर्ट करो। जो देश पहले एक्सपोर्ट करता था अब उसको कह दिया कि इंपोर्ट करो। अब इंपोर्ट करेंगे तो पैसा खर्चा होगा, पैसा पहले से नहीं है, वहां से सामान मंगाएंगे, आर्थिक तौर पे हम ऐसे ही अपंग निपंग बन जाएंगे। और वही इन लोगों ने किया। और इस पूरी कहानी को, भारत को जो अंग्रेजों ने आर्थिक गुलाम बनाया, ये कहानी कहां पर लिखी हुई है? यानी कि आपसे पूछा सकता है कि भारत के आर्थिक शोषण, जो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेशन इंडिया का हुआ, इस बात का चर्चा किस किताब में किया गया है? तो एक किताब है इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। और इंडिया टुडे किसने लिखा है? कौन लिखा है? बोल दिया कर, वो बोल रहा है तो तुम उसमें सहयोग किया। इंडिया टुडे, इंडिया टुडे किसने लिखा था? आरसी दत्त ने। आरसी दत्त की किताब है। तो वो उन्होंने बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, अगर आपसे पूछेगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने बताया, धन का निष्कासन तब होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1867 में एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिशल इन इंडिया। उसमें एक एस्से लिखा था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। उस एस्से के अंदर में उन्होंने बताया था प्रत्येक भारतीयों का एनुअल इनकम 20 रुपया, और वही उन्होंने कहा कि इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। वो अलग बात है, ठीक है, उस पर बाद में आएंगे। फिलहाल यहां पे समझिए कि आरसी दत्त की एक किताब है इंडिया टुडे, जिसमें उन्होंने इंडिया टुडे में बताया कि किस तरह से अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया था, इकोनॉमिकली कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, और किस किस चरण में जाकर के उन्होंने इंडिया को ये किया था। और ऐसी ही में उन्होंने अंग्रेजों की तुलना नादिर शाह से की थी। ये पूछा सकता है आपसे कि अंग्रेजों की तुलना नादिर शाह से किसने की थी? आरसी दत्त ने। आरसी दत्त, पूरा नाम क्या हो जाएगा जी? रमेश चंद्र दत्त। देखिए हुलक के तुम्हारा कानवा में बोलता है कुछ, तुम बोल देता है तुरंत से। हाँ तो तुम बोलता कहला है। इंडिया स्ट्रगल की बात नहीं ना हो रहा है जी? नहीं, हाँ वो सुभाष चंद्र बोस की किताब है। कौन राम से चल के राम पर आ रहा है जी? अंदरवा रहा है कौन? नहीं, यह यहीं बज रहा है। हम कहें कि भीतर हुआ, कौन बजा रहे हैं ऑफिस हुआ की तरफ। टाइम हो गया है का जी? टाइम हो गया है? कितना आदमी का फोन बजता है तो इंडिकेटर रहता है टाइम हो गए लोग, है कि नहीं है? तो आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, इन्होंने किया था, इन्होंने अंग्रेजों की तुलना नादिर शाह से की थी, है ना। धन के निष्कासन को बहता हुआ घाव कहा था, ध्यान रखिएगा। माने धन जो ये लोग शोषण कर रहा था उसको आरसी दत्त ने, हाँ, अंग्रेजों की तुलना किससे की? नादिर शाह से की, है ना। धन के निष्कासन को क्या कहा? बहता हुआ घाव। बहता हुआ घाव काहे कहा? तो घवा देखते हैं बहता रहता है, बंद नहीं होता जल्दी, है ना।
बचपन में तो हुआ होगा ना घाव, सब बचपन में बड़ी होता था है? गर्मी में, हाँ है? भाई बॉडी में से इस सब सबका छुपल के नहीं था। कुंती कुमारी, सर मेरा मैसेज देखिए, दिखाई देते हैं क्या? देता है भाई ना। हाँ कुंती, भास्कर कुमार, कुंती यहाँ सबका सब कोई मैसेज देख सकता है, बट सर ऑफलाइन वाले स्टूडेंट पर ध्यान देते हैं। कविता गुड मॉर्निंग सर जी करे, चलो भास्कर हम दे ना दे तुम तो पूरा ध्यान दे रहे हो। चलिए, अरे अच्छा खासा लोग है जी ऑनलाइन में, है दिखने ऐसे में। सभी ऑनलाइन वालों को गुड मॉर्निंग है भाई, दिख नहीं रहा था आप लोग का कमेंट इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था, है ना। लक्ष्मी, इंद्रजीत कुमार, कुसुम लता सोनी, आजाद कुमार, ये लाइव है क्या? बिल्कुल लाइव है, अभी नामों आप पढ़ रहे तो समझ में आ रहा होगा ना लाइव है। चलिए, हाँ राखी कुमारी देखिए ऑनलाइन में आंसर भी सब आया हुआ है, 1707, 1757। ठीक है, सभी लोगों का अभी दिख गया मैसेज, तो इसलिए आप लोग जो है सो, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है, ठीक है। चलिए, अभी तो नहीं है ना, अभी तो लाइव ही चल रहा है, इसके बाद रिकॉर्डेड होगा। फिलहाल जो टाइमिंग पे चल रहा है वो तो लाइव ही क्लास है ना। कुंती कुमारी, यस सर, हाँ चलिए। चलिए, तो यहां पे हम लोग ये बात कर रहे थे, तो धन के निष्कासन को, यानी कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, उसको बहता हुआ घाव कहा था, है ना। अंग्रेजों की तुलना नादिर शाह से की थी, किसने की थी? आरसी दत्त ने, पूरा नाम रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। और इंडिया टुडे में इंडिया का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, उस एक्सप्लॉइटेशन को इनके द्वारा यहां पर बताया गया था। क्लियर है? अच्छा, ये जो धन का निष्कासन होता है, इसका क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब क्या होता है? तो धन तो निकलता ही है ना, तो धन का निष्कासन इतना कौन सा खराब बात हो गया कि दादा बनोरी जी हाथ तबाह मचाए हुए थे पूरे देश में? धन का निष्कासन तो आज भी होता है? तो आज भी तो अपने पास कमी होता है, तो हम लोग को ऑटो चढ़ना तो पैसा देते हैं, घूमना है तो पैसा देते हैं, खाना है तो पैसा देते हैं, है ना, पढ़ना है तो पैसा देते हैं। तो पैसा दे रहे हैं तब ना हमको कुछ मिल रहा है। तो हाँ, गरीबी की स्थिति में, तो इसका मतलब आज भी गरीबों का धन का निष्कासन हो रहा है, जो गरीब है उनका हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू योर डिफिनेशन। देखिए, धन का निष्कासन का मतलब क्या है? धन का निष्कासन तो हमारे पैकेट से हमेशा होता है, लेकिन जब धन का निष्कासन होता है तो बदले में हमें सर्विस मिलता है, सेवा मिलता है। हम अगर 10 रुपया खर्च करेंगे सड़क पर, तो या तो हम उसका कुछ खाएंगे, नहीं तो हम यात्रा करेंगे कहीं, तो ऑटो में बैठेंगे तो हमको सर्विस देगा। हम कुछ वस्तु खरीद लिए तो इसका मतलब हमारे पास गुड्स आ गया, तो वस्तु या सेवा कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा ना। तो जब आप कुछ पैसा खर्चा करते हैं, उसके बदले में आपको कोई सर्विस या कोई गुड्स मिल गया, तो इसका मतलब आपका धन का निष्कासन नहीं हुआ। धन का निष्कासन तब होगा जब आपका पैसा भी खर्चा हो गया और आपको कुछ मिला भी नहीं। आपने अपना पैसा खर्चा कर दिया, अब बदले में ना ही आपको कोई सर्विस मिली, अब बदले में ना ही आपको कोई गुड्स मिला। तो जब आपका पैसा भी खर्चा हो जाए और आपको बदले में ना कोई सेवा मिले, ना कोई वस्तु मिले, तो उसी स्थिति को कहते हैं धन का निष्कासन। तो दादा बनोरी जी वही कहते हैं कि हमारा संसाधन भी जा रहा है, अब बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए भारत में धन का निष्कासन हो रहा है। अब आया बात समझ में? आप अगर पैसा खर्चा करते हैं तो कुछ तो आपको मिलता है, आज जब आप पैसा कर रहे हैं खर्चा, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका धन का निष्कासन रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत तौर पे भी धन का निष्कासन नहीं करना है, सामाजिक तौर पे भी नहीं होने देना है। पैसा खर्चा हुआ तो बदले में या तो कोई हमें सर्विस मिले या बदले में हमें कोई वस्तु मिले, तभी धन का निष्कासन नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत बताइए? सारी बातें समझ में आई? किसी को किसी तरह का कोई असुविधा नहीं है ना? थोड़ा गहराई में डेप्थ में जा रहे हैं ताकि आपको चीजें अगर मुश्किल भी आए तो आपको ज्यादा दिक्कत या समस्या झेलने का जरूरत ना पड़े। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए, एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स बनाइए और क्लास नोट्स पढ़िए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
क्या